आपकी मॉर्निंग चलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। वो सर चलो क्लास स्टार्ट करो। हाँ अच्छा तो सर आज ऐसे तो टेक्निकल एनालिसिस का क्लास है, तो टेक्निकल में जो पॉइंट चल रहा था उसी में बात करूंगा। एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ है ना, जिसमें मैं अमेरिकन स्टाइल में डाउ थ्योरी का डिस्कशंस कर रहा हूँ। मैंने एक्चुअली कैंडल स्टिक्स भी एक डिस्कशन का मैटर होते हैं मार्केट का मोमेंटम समझने के लिए। कलर ट्रेडिंग मैंने वही कलर के बेसिस में जो ट्रेड कर रहा है। कैंडल स्टिक्स ट्रेडिंग जो है ये बेसिकली जापान ने बनाया था, बाद में दुनिया ने इसको अपनाया, स्पेशली इसको प्रमोट अमेरिका ने ही किया। बट जब कैंडल नहीं था, कैंडल से पहले अमेरिका क्या अप्रोच करता था, और वो अप्रोच आज भी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग डाउ थ्योरी के थ्रू से बोलते हैं। बार चार्ट तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, बार चार्ट, लाइन चार्ट, वो सब तो ठीक है, लेकिन बार लाइन से बेहतर है कैंडल। बार लाइन से बेहतर है कैंडल, लेकिन मार्केट मोमेंटम या मार्केट का ग्रोथ फेज या साइकोलॉजी को समझने के लिए डाउ थ्योरी माने कैंडल स्टिक से भी बेहतर है। माने कैंडल स्टिक्स तुमको मार्केट साइकोलॉजी या मार्केट मोमेंटम के बारे में आइडिया नहीं दे सकते, ठीक है। डाउ थ्योरी एंड एलियट वेव थ्योरी, ये दो थ्योरी, इसमें मैं अभी रिसेंटली दो थ्योरी से स्टार्ट किया। जो लोग अभी हाल फिलहाल में जस्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हो, आप लोग कैंडल वाला साइड में कुछ दिन बाद में जाओगे, पहले थोड़ा ये थ्योरेटिकल साइड में भी मार्केट को देखो, ठीक है। इन द सेंस कि नॉर्मली टेक्निकल एनालिसिस में दो साइड से मार्केट को समझा जा सकता है। एक जो कैंडल स्टिक जो बहुत ही पॉपुलर है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे तो मैं बात करते करते कैंडल का बात करता रहूंगा, बट जिनका कैंडल्स अभी हुआ नहीं है वो थोड़ा दिन वेट कर जाओ, आई थिंक और एक दो हफ्ता, उसके बाद हम लोग कैंडल स्टिक्स में पहुंच ही जाएंगे एकदम बेसिक लेवल से। और जब तक हम लोग कैंडल्स में नहीं पहुंचते, उससे पहले हम लोग मार्केट को जिस तरीके से समझेंगे, इसमें दो इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में चर्चा होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है ये कि मार्केट का मोमेंटम, माने ये जो स्टॉक मार्केट में हम लोग एक चीज सुनते हैं ना, कि मार्केट कभी अप जाता है कभी नीचे जाता है, यानी कभी बुल कभी बियर और कभी साइडवेज। ये घटने के पीछे साइकोलॉजी क्या होता है, यानी ये जो घटना घटता है, इसको घटाने के पीछे ना एक मार्केट साइकोलॉजी होते हैं, और उस साइकोलॉजी के पीछे एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स काम करते हैं। ये पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट के पीछे दो ही चीज काम करता है, एक है इकोनॉमिक्स और दूसरा है पॉलिटिक्स। एक है इकोनॉमिक्स और दूसरा है पॉलिटिक्स, ये दोनों के बिना ये मार्केट में और कुछ नहीं है। अब इसके साथ साथ थोड़ा बहुत हिस्ट्री ज्योग्राफी जान लो, वो तो बेसिक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी क्यों? क्योंकि ज्योग्राफिकल सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि किसी एरिया का इकोनॉमी कैसे चलेगा। जैसे तेल कहाँ मिलता है, तेल का सिचुएशंस क्या है, ये ज्योग्राफिकल मैटर्स पे ही डिपेंड करता है ना। इसको और पॉपुलरली कहा जाता है जियो पॉलिटिक्स, मानी जियोग्राफी एंड पॉलिटिक्स। तो अगर आपको मार्केट में कैंडल का बिहेव समझना है या फिर आपको मार्केट में ट्रेंड समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। अब कोई बोलेगा कि हमें इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स को ना समझना ही नहीं है, हम बस ऐसे ही कैंडल देख देख के ट्रेड करेंगे, या फिर हम बस इंडिकेटर देख देख के ट्रेड करेंगे, करते रहो, देखते हैं कब तक आप सक्सेसफुल रहते हैं। मैं अगेंस्ट में नहीं जा रहा हूँ किसी का, आई एम नॉट अगेंस्ट, मैं भी कैंडल पढ़ाऊंगा, इवन कैंडल वगैरह सब पढ़ाऊंगा, लेकिन कैंडल्स के पीछे जितना सोचना है कि कैंडल्स कैसे बनता है और क्यों बनता है, इसके पीछे ज्यादा सोचना चाहिए। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? कैंडल कैसे बनता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैंडल क्यों बनता है। कैंडल ऊपर ही क्यों गया, बोली क्यों हुआ, ग्रीन कलर ही क्यों ले रहा है। हाँ, एक नॉइज भी होता है, जैसे डेली बेसिस में मार्केट में क्या होता है, नॉइज होता है। मैं यही सब चीजें डिस्कस कर रहा था आजकल क्लास में। चलो एक बार करंट मार्केट का दर्शन कर लेते हैं, फिर डाउ थ्योरी में आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे। डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, मार्केट का मोमेंटम को अंडरस्टैंड करने के लिए एक बहुत ही अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो ठीक है, पहले थोड़ा दर्शन कर लो, उसके बाद
এতক্ষণ ধরে যা বললাম কিছু শুনতে পাওনি তোমরা? হ্যাঁ শুনতে পেয়েছিলাম, হঠাৎ করে মিউট হয়ে গেল। এক্ষুনি হলো। ওকে, এখন ঠিক আছে তো? হ্যাঁ ठीक है सर। अच्छा देखो, अर्ली मॉर्निंग का जो सिचुएशंस है, जो दिखा जा रहा है कि मार्केट स्टार्टिंग में गैप अप ओपन दिया था फ्रॉम 24,270 से। मार्केट निफ्टी का अगर मैं बात करूं, 24,275 में कल क्लोज हुआ था और वहां से गैप अप दिया था टू 378, मैंने अप्रोक्स 100 पॉइंट्स का गैप अप दिया, पर सस्टेन नहीं कर पाया और सीधा एक मिनट में ही, ये मिनट का कैंडल है, सीधा एक मिनट में ही नीचे गिरा के 329 में मैंने कम से कम 60 पॉइंट में नीचे गिराया एक मिनट के अंदर। उसके बाद लगातार डाउन ट्रेंड बना के रखा। डाउन ट्रेंड खत्म हुआ है ऑलमोस्ट इस कैंडल में आके, यहाँ पर एक बुलिश इंगल्फिंग क्रिएट किया। ठीक है, मैं इसको एक सेकेंड, मेरे को पेन लेने दो, समझाने में थोड़ा सुविधा होता है। ये देखो सर, यहाँ से गैप अप होना, सॉरी गैप अप मैंने यहाँ तक हाईएस्ट गया, फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होना और मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। सस्टेन नहीं कर पाया माने मार्केट अपने ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस पॉइंट में ही चल रहा है इस तरह का। अगर मैं मेरा एनालिसिस थोड़ा देखूं, क्या सही हो रहा है, क्या देखना पड़ेगा थोड़ा। सर मैंने बोला था कि सेंटीमेंट अपीयर्स स्लाइटली इंप्रूव्ड एज द इंडेक्स हेल्ड अबव 23,870, माने 23,870 में एक एक्सट्रीम सपोर्ट बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक्सट्रीम सपोर्ट। माने अगर मार्केट बहुत जोर से नीचे गिरता है तो 23,900 के आसपास गिर सकता है। एक्सट्रीम सपोर्ट है। गोइंग फॉरवर्ड द ट्रेंड माइट रिमेन साइडवेज टू पॉजिटिव, माने ओवरऑल ट्रेंड अगर मैं बात करूं तो ये साइडवेज से लेके पॉजिटिव साइड में ही, माने भले ही 870 या 23,900 में मैंने सपोर्ट देके रखा, बट मार्केट का ट्रेंड 23,900 में आने के लिए प्रॉपरली नहीं है। इसका मैक्सिमम ट्रेंड जो है वो साइडवेज टू पॉजिटिव है। माने जिस रेंज में, माने मार्केट कल 24,270 के आसपास क्लोज हुआ था, इसका मतलब है ये जो लाइन है, इसका मतलब है कि मार्केट 270 से अबव भी जाएगा या फिर 270 के आसपास ही घुमा फिरा करेगा। मैंने 200 से लेके 270 या फिर अबव पॉजिटिव। ठीक है, यही ओवरऑल ट्रेंड दिखाई दे रहा है। लेकिन एक्सट्रीम सपोर्ट कहां पर दिया हुआ है? 23,900 में। तो किसका कहने का मतलब है, जब तक मार्केट मोटा मोटी 24,000 ब्रिज करके 23,900 के नीचे सस्टेन नहीं कर जाता, फर्दर मार्केट नीचे आने का चांसेस नहीं है। एज पर द करेंट मार्केट मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी, यही तो मेरे को समझ में आ रहा है। इन द शॉर्ट टर्म प्रोवाइड, अच्छा ये पूरा घटना जो है ये शॉर्ट टर्म है, प्रोवाइडेड इट स्टेज अबव 23,870, दैट मींस 23,900 का लेवल, माने 24 का लेवल क्रॉस करना, फिर 900 का लेवल क्रॉस करने से फिर जाके नेगेटिव मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। बट जब तक मार्केट 24 के ऊपर रहेगा तब तक ये 24 से लेके 24,500 के बीच में ओवरऑल घुमा फिरा करेगा। ठीक है, ये बेसिक एनालिसिस है एकदम मार्केट का। अब आप बोलोगे सर कहां से कर रहे हो? सर इसके लिए मैं नॉर्मली ओपन इंटरेस्ट का डेटा चेक करता हूँ, पीसीआर का डेटा चेक कर लेता हूँ। ठीक है, और ठीक है 800 तक होगा, नीचे भी साइड में और भी नीचे तुमको मिल जाएगा। 23,900 में थोड़ी ओपन इंटरेस्ट मिलेगा, तुम 23,500 में नहीं है क्या? वो तो एक्सट्रीम ओपन इंटरेस्ट है, एक्सट्रीम बुल साइड में, एक्सट्रीम बियर साइड में, माने पुट या कॉल साइड में। ओवरऑल जो रेंज बाउंड कॉन्सेप्ट है उसके बीच में ही होगा। ठीक है, तो मुझे उस एक्चुअली आप देखना कि हमेशा जो एक्सट्रीम साइड होते हैं, माने दोनों साइड में पुट एंड कॉल का, अगर मार्केट को साइडवेज रहना होता है ना, तो आप देखिएगा मार्केट नॉर्मली बीच में ही लटकता रहता है। ठीक है, तो आज भी मुझे मार्केट में वो बीच वाला सिचुएशन ही नजर आ रहा है। तो ओवरऑल इसका रेजिस्टेंस लेवल में जो बोला था 24,400 से 500 के आसपास, तो तुम अगर देखोगे ये अभी भी 24,400 को छूने का बड़ा कोशिश कर रहा है। दिन के स्टार्टिंग में किया था, दिन के स्टार्टिंग में किया था, दिखाई दे रहा है? हाँ बोलो सर। দিকে চিন্তা করুন স্যার, কিন্তু আতঙ্কে গেছিল, তারপরে ওগুলো সাকসেস করতে পারেনি, পড়ে গেছে। ঠিক আছে, এবার গল্পটা হচ্ছে স্যার, কিন্তু আমি পজ করে ফেলেছি, স্টার্টের দিকে আছে, স্টার্টের দিকে আছে স্যার, একটা বিশাল একটা পলাশ করে। हाँ वही एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट ओवरऑल 380 तक गया है ना, ओवरऑल इसका 500 तक जोन है इसका। ठीक है, 24,400 से
500 तक जोन है। तो करेंटली जो 400 है, ये 400 इसका आज का रेजिस्टेंस का ही एक पहला जोन है। आज का रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस का मतलब आपको अगर नहीं पता मैं बोल देता हूँ, जो लोग नया सुन रहे हो मेरे बात, आगे आगे सब पढ़ोगे धीरे धीरे। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि मार्केट जिस लेवल में, जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये दोनों चीज क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट का ओवरऑल रेंज को समझते हुए, ये रेंज समझना इतना आसान नहीं है, इसके लिए काफी समय देना पड़ता है कि मार्केट ओवरऑल किस रेंज में रहेगा। जैसे ये देखो यहाँ पर ये सपोर्ट लिया ना, यहाँ पर सपोर्ट लिया का मतलब क्या है कि इस रेंज के बाद मार्केट और नीचे नहीं गिरेगा। सपोर्ट माने क्या, जैसे मानो ये इसके बाद अब मैं नीचे नहीं जा सकता, तो ये मेरा क्या हो गया, सपोर्ट, ठीक है, और इससे ज्यादा मैं ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ, इसका मतलब है मेरा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मार्केट का भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है कि जिसके नीचे और नहीं जाएगा, और रेजिस्टेंस माने उसके ऊपर नहीं जाएगा। दैट मींस अगर वो उस रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंच जाता है तो वहां से फिर से फॉल कर सकता है, और अगर वो सपोर्ट लेवल में है तो वहां से वो रिट्रेस बैक करके ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो हमें बस वो ऊपर जाने का रास्ता और नीचे आने का रास्ता, ये दोनों ढूंढना है, ठीक है। जैसे ये जब नीचे फटाफट आ रहा था, नॉर्मल लोग जिसको नॉलेज कम है वो ना नॉर्मली जब ऐसे गिरते हैं वो थोड़ा डरते हैं, लेकिन जो मार्केट को समझते हैं उस पर डरता नहीं है, वो उसको दरवाजा मिलता है कि कब घुसे कब घुसे, ठीक है। तो इसमें कैंडल वाइज अगर मैं बात करूं, ये जो यहाँ पर घुसने के लिए ना 2 कैंडल लगातार बना था। ये कैंडल कैसे सीखना है ये आगे आगे मैं बताऊंगा। जो लोगों ने अभी तक कैंडल का क्लास नहीं किया, बहुत जल्दी कैंडल स्टिक स्टार्ट होगा टेक्निकल पे, और उधर ऑप्शंस के क्लास में फ्रेशली फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टार्ट होगा। कैंडल में ये लोग एक्साइटेड है, इनको छोड़ो, इग्नोर करो, ये लोग ऐसे ही बदमाशी करता रहता है। मार्केट थोड़ा सा बड़ा कि नहीं एकदम पागल हो जाते हैं, जैसे गिरेगा एकदम फॉल हो जाता है, ये लोग करता है, बताते हैं वही रीजंस पे ही बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं थोड़ा इनको समझा रहा हूँ। ये जो 2 कैंडल है ना, एक का नाम है बुलिश सिंगल, दोनों ही बुलिश सिंगल थिंग है ना सर, जो जहां पर सपोर्ट में इसको मिला था, ये दोनों लेवल में, ये इसका सपोर्ट लेवल, मैंने सपोर्ट लेवल माने आप एक चीज ख्याल करो, मैंने बोला था कि 24,000 से लेके 24,500 के बीच में। अब 24,280 इसका सपोर्ट रहेगा। इसका मेन रीजन है क्योंकि लास्ट दिन मार्केट इसी रेंज में क्लोज हुआ था। उसके बाद अगर मार्केट आप में गया है तो वापस अगर नीचे आया है तो कितना ही नीचे आ सकता है, जहां पर कल क्लोज हुआ था वहीं तक आ सकता है। ये बेसिक एक रेंज बन जाता है। तो अगर मार्केट करेक्शन कर रहा है, ऐसे इसको अंडरस्टैंड करने का और भी तरीका है। जैसे मैंने रिसेंटली फिबोनाची सिखाया, बहुत लोगों ने सीखा है ना सर। फिबोनाची सीरीज भी अगर आप यूज करोगे वहां पर भी आपको रिट्रेसमेंट लेवल का पता चलता है। तो अगर आपको एक्सट्रीम सपोर्ट माने लास्ट दिन का क्लोजिंग के आसपास भी मार्केट रहता है, तो ये नॉर्मल साइकोलॉजी है कि अगर मार्केट में पॉजिटिविटी है, इफ देयर इज ए पॉजिटिविटी, एटलीस्ट कल का जोन को तोड़ेगा नहीं, माने कल जहां पर क्लोज हुआ था उससे नीचे आने का चांसेस लो है, ठीक है। तो यहां से मार्केट ने 2 बार इंगल्फिंग क्रिएट करके फिर धीरे 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 अल्टीमेटली ऊपर भागा। अब ऐसा देखो, ऊपर तो भाग गया। अब तुम एक चीज ख्याल करो कि मार्केट अभी ये पूरा घटना घटते घटते मार्केट को कम से कम 1 घंटा टाइम लग गया। ये पूरा घटना घटते घटते 1 घंटा टाइम लगा। मैंने मार्केट 24,280 से वापस 24,400 मैंने 120 पॉइंट में मूव दिया, अच्छा खासा इनकम हो गया इधर। अब पॉइंट इज दैट सर ये रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच चुका है, और भी क्या जा सकता है सर? मैंने तो 500 तक बोल के रखा है। कितना बोल के रखा है? 500 तक बोल के रखा है। तो क्या अभी 500 जाएगा कि थोड़ा और करेक्शन करके फिर 500 जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन करेगा हल्का फुल्का, उसके बाद 500 के लिए जाएगा। अब यहाँ पर देखने वाला बात है, ये जो 400 में आके, आप एक चीज ख्याल करो, 400 में आके कैसे रुक गया ना, ऐसा ही होता है। ये स्टॉपेज की तरह काम करते हैं। एक सर्टेन बेंचमार्क को पहुंचते हैं, फिर मार्केट थोड़ा सा सांस लेते हैं, वो हाफ जाते हैं ना, खींचते खींचते। बायर, ये कौन खींच के लेके आया? बायर, ठीक है। तो बायर जब इसको खींच के लेके आता है ना, तो वो खरीदारी ज्यादा करते हैं। तो खरीदारी करते 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 उसमें बायर कौन कौन बन सकता है? हम आप जैसे लोग तो बनते ही हैं। हमें क्या कहते हैं? रिटेलर्स। क्या कहते हैं हमें? रिटेलर्स। हमारे अलावा और कौन हो सकते हैं? फॉरेन इन्वेस्टर्स। और कौन हो सकते हैं जो बड़ा बड़ा पैसा डालते हैं? DII, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, जैसे कि म्यूचुअल फंड कंपनीज एक्सेट्रा। यही लोग मार्केट में पार्टिसिपेंट्स के रूप में पैसा डालते हैं, या माने शेयर को, इंडेक्स को बाई करते हैं या इंडेक्स को सेल करते हैं। अब डायरेक्टली तो इंडेक्स बाई सेल नहीं होता है,
या तो आप इसके फ्यूचर में कर सकते हो, या तो आप निफ्टी के फ्यूचर, एक फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट है, मैं आगे आगे सिखाऊंगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कि कैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में डील होता है। या तो आप फ्यूचर में कर सकते हो, या फिर आप कैश मार्केट में निफ्टी के अंदर छुपा हुआ 50 कंपनी के अंदर बाय सेल कर सकते हो। अगर निफ्टी के अंदर छुपा हुआ किसी कंपनी में, माने निफ्टी में छुपा हुआ माने टॉप 50 कंपनी जो निफ्टी जिससे बनता है, ठीक है, अगर उसमें किसी पर्टिकुलर में थोड़ा सा बाई चल रहा है ज्यादा, तो तब भी मार्केट में मोमेंटम देखने को मिलता है। इसके लिए तुम निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन में जाओ, या फिर निफ्टी 50 का एनएससी के साइड में जाओ, आप देखो किस में ग्रोथ है, आपको पता लगेगा कि किस में ज्यादा, किस किस पर्टिकुलर शेयर्स में मोमेंटम दे सकता है, माने ये निफ्टी के ग्रोथ के पीछे किसका मोमेंटम। देखो जैसे अभी आपको मैं बोला कि अभी ये 400 तोड़ के नहीं जा सकता, थोड़ा करेक्शन कर सकता है, अभी बोला ना, देखो थोड़ा करेक्शन के पीछे काम कर लिया, क्योंकि 400 इसका क्या है, बेंचमार्क एरिया, ठीक है। अच्छा, क्या ये 400 तोड़ के एकदम नीचे आ जाएगा? मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 500 तक ट्राई करेगा, क्योंकि अभी हाथ में टाइम है, ठीक है, थोड़ा बुलिशनेस है अभी मार्केट। 500 तोड़ दिया तो फिर नेक्स्ट जोन 700 में जाएगा, लेकिन वो अभी ऐसा सिचुएशन मुझे दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये जो आप, जैसे मुझे रिया ने पूछा कि सर ये जो बुलिशनेस है, ये बुलिशनेस क्या है? सर ये बुलिशनेस मार्केट का सिंपल रेंज बाउंड सिचुएशन है। हाँ, पप्पू ने भी बोला था कि 400 के बाद थोड़ा करेक्शन करेगा। अरे इतना श्योरिटी मत हो जाइए, एकदम करेक्शन करके नीचे नहीं आ जाएगा, हार्डली 30-40 पॉइंट नीचे आएगा, उसके बाद फिर से वो 400 जोन को क्रॉस करके 450, 470-80 तक ट्राई करेगा। अब देखने लायक है, लेकिन बहुत समय लगेगा, क्योंकि जितना हार्ड जोन में पहुंचेगा ना, वहां तक पहुंचने में काफी टाइम लगता है। जैसे हिमालय का चोटी में पहुंचना है, स्टार्टिंग में तो तुम बहुत तेज भागते हो, लेकिन चोटी में पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं ना। तो 500 तक जाने के लिए पहले तो 400 क्रॉस करना है, फिर 450 तक तो शायद पहुंच जाएगा, लेकिन 450 के बाद इसका स्पीड थोड़ा सा देखने लायक बनेगा। अगर क्यों, अच्छा अब आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि करेंटली इंडियन मार्केट में बहुत पॉजिटिव कुछ चीजें हैं नहीं, लाइक इकोनॉमिकल बूस्ट ऐसा कुछ नहीं है। जब तक रिसेंट क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आ जाता, नेक्स्ट क्वार्टर का, अभी तो नवंबर में लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया है। हमारे देश में साल में 4 क्वार्टर होता है, ठीक है। पहला क्वार्टर होता है अप्रैल में जून, उसका रिजल्ट आता है जुलाई अगस्त में, फिर आता है जुलाई अगस्त सितंबर का, उसका रिजल्ट आता है अक्टूबर नवंबर में, फिर आता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, जिसका रिजल्ट आता है जनवरी में, ठीक है। तो अभी तक जो सिचुएशन है, वो नवंबर तक का जो भी रिजल्ट्स कंपनीज का आया है, रिजल्ट्स मैंने किसका रिजल्ट्स, ये एवरी क्वार्टर कंपनी क्या करते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिखाते हैं कि हमारा बिजनेस कैसा रहा है, ठीक है। तो बिजनेस का रिजल्ट ओवरऑल हमारे देश में इस बार ऑलमोस्ट 50-50 हालत में है, माने 50% कंपनी का रिजल्ट खराब हुआ है, 50% कंपनी का रिजल्ट अच्छा हुआ है, या फिर आप ऐसे बोलते हो तो 60-40 भी हो सकता है। मैंने 60% कंपनी का रिजल्ट इस लास्ट क्वार्टर में, मैंने जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर, सॉरी अक्टूबर नवंबर, हाँ जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर में उतना अच्छा नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है कि इंडियन मार्केट में बूस्ट नहीं है अभी। मैंने मार्केट का जो नेचुरल बूस्ट क्या है, ये मार्केट कैसे चलता है, बिजनेस पे चलता है। बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगा, मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा। ये निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, मैं आपको रोज बोलता हूँ, निफ्टी माने टॉप 50 कंपनी का बिजनेस, इंडिया का टॉप 50 कंपनी का बिजनेस। सेंसेस क्या है, इंडिया का टॉप 30 कंपनीज का बिजनेस। तो टॉप 30 कंपनीज का बिजनेस अच्छा होगा या टॉप 50 कंपनीज का बिजनेस अच्छा होगा, तो ऑब्वियस बात है कि क्या हमारे देश में 50 ही कंपनी है? नहीं, कंपनी लिस्टेड है कम से कम 5 से 7 हजार, बीएसई एनएससी मिला के। तो 5-7 हजार कंपनी का ही बिजनेस अच्छा हो रहा है क्या? नहीं। अगर मेन मेन बड़ा बड़ा कैपिटल वाला कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो माना जा सकता है कि मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज का बिजनेस अच्छा चलेगा, क्योंकि जिसके हाथ में मेन एरिया है, मैक्सिमम कैपिटल जिनके हाथ में है, अगर उनका बिजनेस ओवरऑल ठीक है, तो छोटा मोटा जो स्मॉल कैप कंपनीज है ना, उसका भी बिजनेस सिमिलर जोन में ठीक ठाक ही चल जाएगा। मैंने बात कुछ ऐसा है कि अगर दुर्गा पूजा के टाइम पे कपड़ा का बिजनेस अच्छा चल रहा है, अगर बड़ा दुकानदार का, लाइक जैसे मैंने बंगाल में, अगर मैं कॉलेज स्ट्रीट में अगर एक बड़ा दुकान है आदि मोहिनी मोहन कांजीलाल, ठीक है, जो बंगाली लोग बहुत ही फैशनेबल माने ट्रेडिशनल कपड़ा के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। तो अगर आदि मोहिनी मोहन कांजीलाल का कपड़ा अच्छा बिका है, तो जो फुटपाथ का दुकानदार है ना, उसका भी अच्छा बिकेगा। आओ, अगर आदि मोहिनी मोहन कांजीलाल का भी मार्केट खराब है, तो फुटपाथ वाले दुकानदार का भी मार्केट अच्छा ना होने का ही चांसेस ज्यादा हो जाता है। मैं एवरेज पे बात कर रहा हूँ, किसी एक दो का बात नहीं कर रहा हूँ, एवरेज पे बात करो। एवरेज माने ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशंस। इसका सिंपल बात है सर,
जब लोग खरीदने के लिए मार्केट में जाता है ना, तो अगर बड़ा दुकान कभी बिक रहा है ना, तो छोटा मोटा दुकान का भी कुछ ना कुछ बिकता जाएगा। इसके पीछे सिंपल साइकोलॉजी है, लोग खर्चा कर रहा है, लोगों के हाथ में पैसा है। अगर तुम बड़ा दुकान में ही भीड़ नहीं देख रहे हो, तो छोटा दुकान में भीड़ कहाँ से दिखेगा? शॉपिंग मॉल में भीड़ होने से तभी जाके रास्ते में फुटपाथ में बैठा हुआ दुकानदार का भी भीड़ होता है। शॉपिंग मॉल से बड़ा बड़ा बैग लेके निकलते हैं, और फुटपाथ में देखना कुछ लोग रुमाल लेके बैठे हैं, साइलेंट करना। कुछ लोग रुमाल लेके बैठे होते हैं, कुछ लोग स्लीपर्स लेके बैठे होते हैं, कुछ लोग छोटा छोटा बैग्स लेके बैठे होते हैं, उनका भी तो बिकता है। और जो वो फुटपाथ में जो लोग नॉर्मल दुकान देते हैं खाने का, फुचका स्टॉल्स या समथिंग टिफिन नाश्ता का दुकान, उनका भी बिकता है। तो इकोनॉमी का ना एक बेसिक नेचर है, अगर बड़ा लेवल में चीजें काम करें तो मीडियम एंड स्मॉल लेवल में भी चीजें काम करता है। হ্যাঁ, বিশ্বনাথ বোধহয় কিছু বলছিলেন, বলুন। ব্যাপারটা যে ধরুন প্রত্যেকটা কোয়ার্টারলি রেজাল্ট বেরোয়, হ্যাঁ। যেমন ডিসেম্বর অবধি এই ডিসেম্বরে একটা কোয়ার্টার রেজাল্ট বেরোবে জানুয়ারি। এবার সেই জানুয়ারির ধরুন 50 কোম্পানির মধ্যে ধরুন 30% কোম্পানি ভালো রেজাল্ট করলো সাপোজ, তাহলে কি তখন ধরে নিতে পারবো যে এরপরে নিফটি একটা পজিটিভ সাইন হতে পারে? हाँ हाँ, ऑब्वियसली। देखो निफ्टी का ऑलरेडी मैं पिछले क्लासेस में निफ्टी के बारे में एक बात मैं कर दिया था कि निफ्टी जो है नेक्स्ट ईयर में 2025 में इसका टारगेट आरबीआई ने भी दिया, वर्ल्ड के टॉप रेटिंग कंपनीज ने भी दिया। क्या टारगेट दिया निफ्टी का? अप्रॉक्स 27,000 तक निफ्टी पहुंच सकता है। चलो अगर ये 27,000 एक्सट्रीम व्यू है, ठीक है, कम से कम अभी मार्केट कहाँ है? 24,400-500 में। एक चीज तो श्योर है कि अगला ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी अगर मैं बात करूं, अगला 4-5 महीने में अगर निफ्टी 25,000 जोन में भी रह जाता है ना, 25 से 25.5 के जोन में, तो भी आप समझ लेना कि मार्केट रिबाउंड हो रहा है। मतलब जब तक ये 24.5 से 25.5 के रेंज में उसको घूमना है। जैसे करंट ट्रेंड कैसा है कि थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा तो शायद 23,500 में आ जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। मार्केट का पॉजिटिव मोमेंटम को बना के रखने के लिए मार्केट को 24 से 25,500 की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे अभी 24,000 से लेके 24,500 के जोन में है, अब नेक्स्ट जोन 24,500 से 25 होगा, फिर उसके बाद 25 से 25,500 होगा। अगर जनवरी के आते आते ये सिचुएशंस बदलते हैं, ठीक है, तो आप समझना कि मार्केट रिबाउंड हो रहा है। और ये पूरा घटना डिपेंड करता है कि जनवरी के जो रिजल्ट आने वाला है, क्वार्टर रिजल्ट, उसमें मैक्सिमम कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा हो। ऑब्वियसली वो तो नेक्स्ट ईयर चले जाएगा। आईटी सेक्टर्स देख, अभी तो आईटी सेक्टर्स का बिजनेस थोड़ा डाउन जाएगा क्योंकि अमेरिका में छुट्टी है, दिसंबर पूरा छुट्टी बनेगा। अभी तो छुट्टी नहीं गिरा है, गिर जाएगा। क्रिसमस जैसे ही आएगा वो पूरा दिसंबर ही अमेरिका छुट्टी मनाते हैं, तो दिसंबर छुट्टी मनाएगा, फिर जनवरी में फिर से रीओपन होगा। जब हाँ, यूरोप भी छुट्टी मनाते, लेकिन मैं उसने मुझे आईटी का बताया ना, तो आईटी बिजनेस 80 से 90% डिपेंड करता है अमेरिका से। आईटी बिजनेस माने टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट, जेनपैक। इसमें कॉग्निजेंट, जेनपैक इंडिया का नहीं है, लेकिन टीसीएस, विप्रो, ठीक है, टेक महिंद्रा, ठीक है, फिर एलटी माइंडट्री, छोटा बड़ा मिला के जितना भी आईटी सेक्टर्स कंपनीज है जो हमारे देश में, इन्फोसिस, ठीक है, बड़ा कंपनी में, तो ये सब कंपनी का परफॉर्मेंस फुल्ली डिपेंड करता है कि जनवरी में फिर से क्या ऑर्डर वगैरह ये लोग जनरेट करते हैं, अमेरिका बिजनेस के लिए किस तरह से काम फिर से कर रहा है। ऑब्वियसली जब भी वो आईटी रिलेटेड मैटर्स में काम करेगा, इंडियन बिजनेस पे उनको डिपेंड करना ही पड़ता है, क्योंकि इंडिया के पास यही एक सबसे बड़ा चीज है, दैट इज आईटी। इसमें इंडिया ने काफी, जैसे अमेरिका ने मैन्युफैक्चरिंग में एक लेवल अचीव किया है, तो इंडिया ने भी ना सॉफ्टवेयर सर्विस में एक बहुत अच्छा लेवल अचीव किया है लास्ट 20-25 सालों में। आप कोई बोलते हैं ना 20-25 सालों में इंडिया ने किया क्या है, तो 20-25 सालों में इंडिया ने, जैसे चाइना ने अगर मैन्युफैक्चरिंग में दिखा दिया है, इंडिया ने सॉफ्टवेयर में दिखा दिया, सॉफ्टवेयर सर्विस में, ठीक है, ये वर्ल्ड को दिखा दिया कि इंडिया क्या कर सकता है। लेकिन जो इंडिया के लिए माने फ्रूटफुल नहीं रहा। फ्रूटफुल क्यों नहीं रहा? माने थोड़ा सा फ्रूट दिया है, ज्यादा फ्रूट। इंडिया का इकोनॉमी को अगर डेवलप करना है, एक बेसिक चीज दिमाग में भर लो, क्योंकि इंडिया भी चाइना जैसा बहुत ही हाई पॉपुलेटेड कंट्री है, तो हाई पॉपुलेटेड कंट्री को अगर जड़ से सीधा करना है, कहां से सीधा करना है? जड़ से सीधा करना है, तो मैन्युफैक्चरिंग लेवल के अलावा और किसी लेवल से तुम इसको जड़ से ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि साधारण इंसान नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, सॉफ्टवेयर सर्विस नहीं कर सकता। तुम भारत के हर लोगों को
आईटी इंजीनियर नहीं बना सकते हो, हर लोगों को तुम बीसीए एमसीए या कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा सकते हो, पढ़ेगा भी वो कर ही नहीं सकता। ये तो लिख के रख लो। मैक्सिमम लोग क्लास 12 तक ही पढ़ता है। इवन वर्ल्ड का ग्रेजुएशन लेवल अगर देखा जाए ना, वर्ल्ड का, वो वर्ल्ड में सिर्फ 20% लोग ग्रेजुएट होते हैं, उससे भी कम 15% लोग ही ग्रेजुएट होते हैं। तो एवरेज जो पढ़ाई लिखाई है वो 12 क्लास तक का है। क्या है? 12 क्लास तक का। उसके बाद क्वालिटी का बात छोड़ देता हूं। तो 12 क्लास तक का जो पढ़ाई लिखाई है, इस पढ़ाई लिखाई में तुम सॉफ्टवेयर सर्विस या आईटी रिलेटेड मैटर्स में सबको घुसाओ को बोलने से नहीं घुसा पाएंगे, और ये पॉसिबल भी नहीं है, और वहां पर इतना लोग भी नहीं चाहिए होता है। तो मैक्सिमम लोगों का जो कंसंट्रेशन या कनेक्टिविटी होगा वो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग, छोटा से छोटा लेके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लेके हाई स्केल इंडस्ट्रीज, माने घर पे बैठ के वो नॉर्मल कपड़ा बनाने से लेके टेडी बियर बनाने से लेके सीमेंट बनाने तक, या रॉड स्टील बनाने तक, या कंस्ट्रक्शन लेवल में और भी जो भी हाई फाई चीज बना सकते हो, मशीनरीज बनाने तक। आपको लघु, जिसको बोलते हैं ना लघु उद्योग, लघु माने स्मॉल लेवल्स एंड एकदम टॉप लेवल इंडस्ट्री, यही चीज इंडिया को अगला 10-20 सालों में इंडिया का पूरा फ्यूचर डिपेंड कराता है। जो चाइना ने अचीव कर लिया, जो इंडिया ने अभी तक अचीव नहीं कर पाया, इंडिया का ग्रोथ इस पे डिपेंड करता है। ये तो तय है सर, लिख के रखो। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो भी है, ठीक है, जिसका बेस में मेटल है, जिसके बेस में मैन्युफैक्चरिंग है, अब ये सब कंपनी का शेयर्स वगैरह को भी ढूंढना चालू कर। मैं भी बीच बीच में काफी सारे कंपनीज का डेटा देता रहता हूँ, टॉप 10 कंपनीज का डेटा इन्वेस्टमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। उसमें से आप फाइंड आउट करके आप भी इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। जरूरत पड़ने से मैं एक पूरा लिस्ट दे दूंगा कि कैसे कैसा कैसा कंपनीज आप टारगेट कर सकते हो। मैंने इंडिया का अपकमिंग 20 साल का ग्रोथ फुल्ली मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करता है। आईटी में इंडिया ना एक लेवल अचीव कर गया है, और आईटी का ग्रोथ फुल्ली डिपेंड करता है अमेरिका का बिजनेस ग्रोथ पे। अगर अमेरिका का बिजनेस ग्रोथ होगा तो इंडियन आईटी का डिमांड और बढ़ेगा, लेकिन इसमें ऑलरेडी इतना ज्यादा अचीव हो चुका है ना, इसमें बहुत हाई फाई ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ इज देयर क्योंकि एक अच्छा इनकम ये देता जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा देगा ऐसा नहीं बोला जा सकता। ठीक है, देखो निफ्टी 50 का मैं बात कर रहा था, ये देखो ये रहा अपना निफ्टी 50। देख पा रहे सर, यहाँ पर आपको निफ्टी 50 दिख रहा है ना, इसके अंदर 50 कंपनी है। एक सेकेंड में निफ्टी 50 का चेन चाहिए मुझे। डेरिवेटिव्स आ रहा है, एक सेकेंड। हाँ नहीं, नॉट दिस वन, मुझे सिर्फ निफ्टी चाहिए। जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, आप घर पे अपना भी खुद से भी ट्राई कर सकते हो। इसका ना पूरा लिस्ट आता है, और एनएससी की वेबसाइट से ही आपको मिल जाएगा ये लिस्ट। क्यों नहीं खोल रहा, ये नया वेबसाइट ना आजकल। अच्छा, व्यू ऑल में जाना है, सॉरी। ये सर देखिए, ये देखिए सिंपल एकदम। ठीक है, निफ्टी 50 मैंने लिखा, इसमें टॉप 50 कंपनी देखो। आज अदानी पोर्ट ने मैं सुबह देखा था, पर मुझे ना टाइम नहीं मिला। मैं आपको एक्चुअली बोलने वाला था अदानी पोर्ट में अच्छा गेन हो सकता है आज, बट फिर मैं ना थोड़ा बिजी हो गया क्योंकि आज फैमिली में थोड़ा काम था। अदानी पोर्ट में ये देखो कितना अच्छा परसेंटेज चेंज है, 3.93% का चेंजेस है। तो निफ्टी 50 का आज सबसे ज्यादा अगर किसी ने खींचा है, आप पूछ रहे थे ना कि सर क्या रीजन है निफ्टी 50 क्यों ग्रोथ दिया है, तो निफ्टी 50 क्यों ग्रोथ देता है उसके लिए आपको निफ्टी 50 का टॉप कंपनीज का डेटा देखना पड़ेगा। आप एक चीज देखो, जहां जहां ग्रीन लाइन देख पा रहे हो, ठीक है, ये चेक करने का सिस्टम बता रहा हूँ। जहां जहां तुम ग्रीन देख रहे हो, देख रहे हो ना, ये पॉइंट में चेंज है, एब्सोल्यूट वैल्यू में चेंजेस है, और ये आपका परसेंटेज में चेंजेस है कि जितना परसेंटेज चेंज किसने किसने किया। अदानी पोर्ट, श्रीराम फाइनेंस, ओएनजीसी, एलटी, लार्सन टुब्रो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिप्ला एंड एचडीएफसी बैंक। ठीक है, देख पा रहे हो, एचडीएफसी बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, अदानी एंटरप्राइज, रिलायंस, मोटा मोटी जहां तक मैं 1% देख पा रहा हूँ, एक से ज्यादा। ठीक है, तो ये लोग अपना अपना शेयर्स में इतना परसेंटेज ग्रोथ देखा है।
समझ रहे हो सर? कहाँ भाग गया तू? कहाँ है? कहाँ है? हो गया घर पे। ग्रोथ देखिए। ठीक है, तुम लोग नहीं, एक्चुअली मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ कि निफ्टी में ट्रेड करना है, निफ्टी के फ्यूचर में जाना है, निफ्टी के ऑप्शंस में जाना है, सब कुछ ठीक है, पर निफ्टी का ग्रोथ के पीछे का मेन रीजन कौन है? निफ्टी अकेला कुछ नहीं है सर। निफ्टी का मैं इसका एक सिंपल भाषा यूज करता हूँ कि निफ्टी का कोई औकात नहीं। औकात किसके कारण निफ्टी का है? निफ्टी किस पे डिपेंड करता है? देखिए, जैसे मैथ्स में एक चीजें होते हैं, फंक्शंस ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अगर वाई का वैल्यू चाहिए, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ऐसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको y का वैल्यू चाहिए तो y का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? x पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये सिंपल मैथ्स का इकोनॉमिक एप्लीकेशन है। तो x का वैल्यू माने यहाँ पर निफ्टी 50 कंपनीज का वैल्यू, निफ्टी 50 कंपनीज का वैल्यू बढ़ेगा तो y का वैल्यू बढ़ेगा। বেশি জোর দেব এন্ট্রি নিয়ম নিয়ে এটা ভাই গ্রিন না না, এরকম আমি কথা বলিনি कि মানে আজকে যারা গ্রিন হয়েছে তারা রোজই গ্রিন হবে, ऐसा भी तो नहीं है ना। काफी सारे कंपनी देखो रेड जोन में भी है, बट मैक्सिमम परसेंटेज ग्रीन में है और मिनिमम परसेंटेज आज रेड में है। ठीक है, जैसे ऐसे बहुत सारे कंपनी, ये लोग भी कुछ कम नहीं है। आज जिसका ग्रीन हुआ है आज उनका दिन है, उसके पीछे कुछ रीजन है। अब इंडिविजुअली जब तुम स्टॉक रिसर्च करना सीखोगे, इसके लिए फंडामेंटल पढ़ना पड़ता है। फंडामेंटली जब आप स्टॉक एनालिसिस करना सीख जाओगे तब आपको पता चल जाएगा। ऐसे थोड़ा बहुत खबर भी मार्केट में होते हैं, जैसे अदानी पोर्ट में बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अदानी पोर्ट का कुछ रिजल्ट्स भी अच्छा आ रहा है और अदानी पोर्ट का मार्केट में कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जिसका रीजन है कि अदानी पोर्ट, ऐसे रिसेंटली अदानी बहुत गिरा था और अदानी के बारे में जो खबर फैला था वो खबर में उतना कुछ दम नहीं निकला। ठीक है, तो इसलिए अदानी के हर शेयर में आपको बोला भी था क्लास में और ग्रोथ देखने को मिल रहा है। रिलायंस का रेनी नेचुरली ये बात चांस रहेगा आगे पूरा प्राइस उत्तर पॉइंट नीचे पड़ेगा रेवेन्यू। रिलायंस में भी ऐसे भी होना चाहिए। ठीक है, दाम पड़े जो रेवेन्यू। ठीक है, और पेट्रोल डीजल का दाम जब गिरता है ना तो वो आपका क्या बोलते हैं इसका, ये पेंट कंपनी का शेयर का दाम बढ़ता है, क्योंकि ये पेट्रोल डीजल पे पेंट का बहुत यूज होता है। फार्मास्यूटिकल्स के बिजनेस पे काफी डिमांड रिसेंटली रेज हुआ है, तो जो जो फार्मेसी में हुआ है ये सब फंडामेंटल रीजन में काम कर रहे हैं। इसका मैं कोई एक रीजन नहीं बता सकता आपको, ये हर कंपनी का अपना फंडा है। तो जब फॉरेन ब्रांड पैसा, फॉरेन ब्रांड से नहीं, जब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स या फिर एफआईआई का पैसा ये सब स्टॉक्स में आते हैं तो ऑटोमेटिकली मार्केट बढ़ता है। अब मैक्सिमम ग्रीन क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम में पॉजिटिव पैसा गया है, मैंने बाई बना है, सिंपल बात है। ठीक है, तो मुझे विश्वनाथ ने पूछा कि किसको देखना है सर? आपको निफ्टी 50, अगर आप लार्ज कैप कंपनी से सेफ जोन में रहना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप निफ्टी 50 देखो, क्योंकि निफ्टी 50 से ही ये जो निफ्टी का ग्रोथ है इस पे डिपेंड कर रहा है। देखो मैं आपको एक चीज बोल रहा था टेक्निकली, देखो मैं दो बीच एक साथ बात कर रहा हूँ, कभी मैं फंडामेंटल की तरफ देखने बोल रहा हूँ और कभी मैं आपको टेक्निकल देखने बोल रहा हूँ। टेक्निकली जो मैं देख के आपको बोल रहा था, इवन आप लोगों में से भी कोई कोई मुझे बोल रहा था कि सर 400 तक जाएगा उसके बाद थोड़ा करेक्ट करेगा। देखो 400 जाने के बाद करेक्ट किया। अच्छा, मैंने ये भी बोला कि अभी यहाँ पर ये थोड़ा सा थम जाएगा, बोला ना कि अभी ये थोड़ा थम जाएगा, मैंने ऐसा नहीं कि तुरंत 500 तक भेजेगा, कोशिश तो करेगा, 500 टारगेट है इसका, लेकिन 500 पहुंचने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। दिख रहा है मेहनत? मेहनत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मेहनत मैंने समझ रहे हो ना मैंने? अच्छा, इसका मतलब क्या, जो ट्रेडिंग करता है वो अगर ये साइकोलॉजी समझता है ना तो इस पॉइंट पे एंट्री नहीं लेना चाहिए, ये बात समझ जाएगा। लेना चाहिए पुट का समझ, मैंने नहीं, मैं बाई का बात करूं। ठीक है, मैंने नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि जब तुम्हें, क्योंकि देखो जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो ना, यू नीड अ प्रीमियम ग्रोथ। ठीक है, तो अगर आप गलत टाइम पे एंट्री लोगे ना, प्रीमियम पे ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा और लगातार वो टाइम डिके के कारण प्रीमियम पे ग्रोथ की जगह वो प्रीमियम गिरता ही रहता है। भले ही मार्केट में थोड़ा पॉजिटिविटी हो, बट आप गलत टाइम पे एंट्री लेते हो। अगर टाइम गलत है ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। প্রিমিয়াম গ্রোথের ব্যাপারে একটা প্রশ্ন ছিল, এই প্রশ্নটা হচ্ছে যে ধরুন যে পিসিআর এর ভ্যালু 1 এর উপর বা যে পিসিআর এর ভ্যালু 5 এর নিচে, তার গ্রোথ যতটা বেশি হবে না যার 5 এর উপরে বা 1 এর নিচে? पीसीआर का मतलब इतना समझाया गया था, पीसीआर के बारे में विश्वनाथ पूछ रहे हैं, पीसीआर का मतलब बस इतना समझाया गया था, अगर किसी का पीसीआर वैल्यू 1.5 दिख रहा है आपको, ठीक है,
तो मार्केट अगर 1.5 में पीसीआर दिख रहा है, जो लोगों ने पीसीआर पढ़ा वही लोग सिर्फ समझ सकता है इस बात को, जो लोग नहीं पढ़ा है इग्नोर करो फिलहाल, नहीं तो बोलेगा सर हमको पीसीआर क्या समझ में आएगा। क्वेश्चन है तो बस थोड़ा बता दे रहा हूँ, क्योंकि ट्रेड करते हैं सबका जरूरत होता है थोड़ा बहुत। 1.5 में अगर पीसीआर है तो चांसेस इज वेरी हाई मार्केट उस जोन में आने के बाद रिट्रेस कर जाएगा। रिट्रेस माने अगर मानो मार्केट गिर रहा है और गिर के उस पॉइंट पे आए जिस पॉइंट पे पीसीआर 1.5 है, ठीक है, माने मार्केट ओवर सेल हो चुका है, तभी वो 1.5 में पीसीआर है। अगर 1.5 में पीसीआर है ना, तो उस जोन में आने के बाद वो वापस उस जोन से रिट्रेस करेगा और फिर से मार्केट माने उसके नीचे नहीं जाएगा, उस पॉइंट से ऊपर जाएगा, माने वो सपोर्ट बना देता है। और अगर पीसीआर वैल्यू 0.5 है, ठीक है, अगर पीसीआर वैल्यू 0.5 है तो चांसेस इज वेरी हाई कि मार्केट उस पॉइंट में अगर आ जाता है तो वहां से रिट्रेस करके नीचे आएगा, माने वो ओवर बॉट हो चुका है, माने बहुत ज्यादा खरीदारी हो चुका है, अब और खरीदारी नहीं होगा, वो अभी गिरेगा। ये पीसीआर का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप ये लास्ट दिन भी बोला था, फिर से विश्वनाथ ने पूछा तो मैं फिर से एक बार बोला, ठीक है, मैं पीसीआर का डिस्कशन और एक बार कर दूंगा, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, इतना सारा क्वेश्चन एक साथ लेंगे ना, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, और जो लोग नया नया सीख रहा है वो लोग तो और मुश्किल है। पीसीआर के ऊपर मैंने না ঠিক আছে আপনি বললেন আমি 3-4টে ক্লাস নিয়েছি মানে প্রিমিয়ামের মানে গ্রোথটা মানে 1 এর উপর যা থাকবে তার গ্রোথটা বেশি হবে। হ্যাঁ তার গ্রোথ বেশি হবে। ওকে देखो ओला 65 के बैक से चले गए हां, वो तो मैं बार बार बोला था, जब ओला 60-70 में आया कितना बार बोला कि कौन ओला नहीं ले रहा है, ले ले। अच्छा ओला का ग्रोथ क्यों हुआ, कितना हो गया, हाँ 100 के आसपास चला गया। पेटीएम मेरा ऑल टाइम फेवरेट, पेटीएम 1000 छू रहा है, मेरा ऑल टाइम फेवरेट क्यों, बहुत कंट्रोवर्सी है ना इसलिए फेवरेट है। कंट्रोवर्सी जहां होते हैं मेरे को थोड़ा फेवरेटिज्म हो जाता है। अच्छा देखो, अच्छा आपको मेहनत दिख रहा है, ये 24,400 पार करके 500 तक जाने में इसको कितना तकलीफ हो रहा है। लेकिन क्या है ना, तकलीफ होगा लेकिन क्या चांसेस है सर, हाँ सर ये 450 तक जा सकता है, लेकिन क्या है ना वो क्या अभी उतना स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है उसको, फुएल नहीं है, मैंने एक्चुअली बहुत ज्यादा पैसा बाई में घुस चुका है। अब नया बाई फिर से होने के लिए नया सेलर चाहिए, मैंने यहाँ पर अगर कुछ लोग सेल करने का चालू करें ना, फिर से थोड़ा सा बाई बनेगा, मैंने एक्चुअली थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगा, फिर थोड़ा पैसा आएगा, फिर बाई करेंगे, मैंने बायर सेलर का टॉम जेरी चलता रहता है। मैंने सिर्फ बाई करता गया, मेरा तो पैसा खत्म हो जाएगा। अब जब मैं बाई किया, मानो मैंने यहाँ पर बाई किया था, ठीक है, मानो मैंने यहाँ पर बाई किया था 23,330 पे, अब मार्केट 70-80 पॉइंट में बढ़ा है, तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि फिर से बाई तो करना है, लेकिन फंड नहीं है, ठीक है, तो क्या करना है। अब जो लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि मार्केट अभी भी बढ़ सकता है, तो कुछ लोग अभी भी बाई कर रहे हैं, तो जैसे वो बाई करने आएगा तब मैं सेल करके निकलूंगा, फिर से मेरे पास थोड़ा प्रॉफिट आ जाएगा, फिर उसी प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके फिर से मैं बाई करूंगा। मैंने सिंपल बात है, मानो मैं पहले 100 रुपये में खरीदा था, एग्जाम्पल 100 रुपये में खरीद के मैंने मानो यहाँ पर 30 टका प्रॉफिट किया, तो मेरे पास अभी कैपिटल कितना है 130 टका, लेकिन प्रॉफिट करने के लिए कुछ लोगों को मेरे को बेचना पड़ेगा, इसलिए मैं बायर बना था इधर। ट्राई टू अंडरस्टैंड दी सिंपल ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मैं बायर बना था इधर, ठीक है, मैं कितने में लिया था 100 में। अब से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 30 टका प्रॉफिट कर लिया, आराम से कर सकते हैं क्योंकि 30 टका इज वेरी सिंपल, मैंने जितना बोला इसका कैलकुलेशंस भी हो जाता है कि 30 टका कमाने के लिए मार्केट में कितना मोमेंटम चाहिए एटसेट्रा एटसेट्रा। तो 30 टका अगर मैंने कमा लिया तो करेंटली मेरा कैपिटल कितना होगा, पुराना 100 का और अभी का 30 कितना हो गया 130। अब 130 टका मेरे पास है, लेकिन अभी मैं सोचूंगा कि मेरे को वापस बाय करना है अगर ऐसे। अच्छा एक्चुअल में मार्केट में ये सब करोड़ों का खेल होता है, जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो करोड़ों में खेलते हैं, उसमें हम अब जैसे लोग 1000 2000 5000 10,000 करके खेलते हैं, ठीक है। अब 130 में से मैं एक काम कर सकता हूँ, 20 टका प्रॉफिट अपने पास रख के 110 टका वापस डाल सकता, नहीं समझा, 20 टका रख दूंगा अपने पास, 110 टका डाल दूंगा, ठीक है, वो 110 टका में फिर से ट्रेड करो। अगर मुझे ये फीलिंग आता है कि मार्केट में अभी भी कुछ थोड़ा बहुत जान है, ऐसे तो मैं 500 तक बोला तो थोड़ा जान तो है, इसलिए देखो एकदम नीचे खींच के नहीं आ रहा, और मैं ये भी बोला कि बहुत मेहनत करना पड़ेगा इस जोन के बाद, और वो दिख रहा है। तो दिस इज हाउ मार्केट साइकोलॉजी एक्चुअली बिहेव। अगर आपको पहले समझना है ओवरऑल सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर समझना है कि मार्केट किस जोन में पहुंचने के बाद थोड़ा थम सकता है। थम जाने का मतलब है कि मार्केट को फ्यूल चाहिए, क्या चाहिए,
ফুয়েল चाहिए 390 to 420 এটাই সাপোর্ট আর কি জোনটার মধ্যেই ঘেরা এই জোনের মধ্যে চলবে এখন তারপর চলছে। अब अगर ये जोन को पार करता है मार्केट, ठीक है, ये 400 जोन को अगर ये पार करके सस्टेन करता है तो वो डेफिनेटली 450 जाएगा। लेकिन अगर ये पार नहीं कर सकता तो यहाँ से नीचे ही आएगा, नीचे आके 350 तक आएगा, 320 330 40 तक आ जाएगा वापस से। हाँ 330 40 के बाद रिट्रेस करेगा। इसको समझने के लिए पीसीआर चेक करो ना। एक्चुअली मैं अगर पीसीआर में जाना नहीं चाह रहा था, आप लोग मेरे को बाध्य कर रहे हैं, ठीक है, मुझे डाउ पढ़ाना है। देखते हो ये मार्केट एनालिसिस के चक्कर में ना पढ़ाई नहीं होता है। लेकिन ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों को सब कुछ जानना है, ट्रेडिंग करते हो आप लोग, ठीक है, लेकिन जो लोग नया सीख रहे हैं ना उनको चाहिए होता है सर। देखने एक सेकंड देख लेते हैं। ये थे 3:30 बजे कॉल करो। जस्ट ट्राई टू चेक सिंपल पीसीआर डेटा। ये बड़ा बड़ा काम का डेटा है, समझते हो? पीसीआर डेटा बड़ा काम का डेटा है, आप लोग इसको यूज करना सीखो। टाइम दो पीसीआर पे, एकदम लिख के रखो कितना टाइम पे तुमने देखा था। बड़ा काम का डेटा। ये मैंने रिसेंटली ऑप्शंस के, आप छोड़ दो इसको बाद में। ये तो बस ये लोग कंप्लीट किया ना, इनके मन में थोड़ा है कि पीसीआर के बताओ, ठीक है, आप इसको फिलहाल इग्नोर करो। जब आपको ऑप्शंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी आप इसको समझ पाओगे। लेकिन ये लोगों को अभी क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि इनको ना अभी बस ये जानना है कि मार्केट यहाँ से कहाँ तक रिट्रेस मैंने जा सकता है और कहाँ से वापस आ सकता है। वही डेटा से हम बस आपको, आप इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं। जैसे 24,300 में 1.55, ठीक है, ये अभी कितना बजा है, 11 बज रहा है। 24,300 में 1.5 है, दैट मीन्स अगर मार्केट 24,300 तक आता है ना, वहां से वापस रिट्रेस करेगा। तो अगर किसी को बाई करना है तो वेट करे 24,300 आने तक, ठीक है। तो 24,300 आने के बाद ना 300 पूरा नहीं आएगा, 310 20 30 के आसपास आते ही ना वो घूमना चालू करेगा, वो फिर से बाइंग बनेगा और बाई बन শুনিয়ে উনশো কিন্তু স্যার এটা মানে মার্কেটটা এখন মারছে 25,500 দেখাচ্ছে 0.31, তার মানে কি ওখানে এনে বুক বাই করবো? দেখো 24,400 তে 0.7 আছে, 24,450 এ 0.39 আছে, তাই তো। 24,422 মানে কারেন্ট পয়েন্ট যেটা আছে 422, ঠিক আছে, এই পয়েন্টেই কিন্তু পিসিআর দেখাচ্ছে কারেন্টলি 1.2119। দ্যাট মিন্স এখন মার্কেট পড়ছে না, এখন মার্কেট উপর দিকেই যাওয়ার চান্স আছে, ठीक है। 450 में जाने के बाद, ठीक है, 450 जाने के बाद वो थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, ठीक है। 450 जाने কতটা যাবে সেটাও পিসিআর দেখে বোঝা যাবে স্যার? না, পিসিআর দেখে এটা বোঝা যেতে পারে, হ্যাঁ, কতটা ম্যাক্সিমাম যেতে পারে সেটার একটা রেঞ্জ বলে দেবে। একটা রেঞ্জ মানে পারফেকশন এগুলো হয় না, একটা রেঞ্জ মানে মোটামুটি 450 গেলে মার্কেট কারেকশন করবে। এখন কারেকশন করছে না, মার্কেট উপরে যাবে এটা বোঝা যাচ্ছে, কারণ কারেন্টলি এটা 1.2 তে আছে। তার মানে 420 তে यदि 1.2 থাকে, 420 में अगर 1. মানে 1 से ज्यादा है ना, इसका मतलब वो 420 की तरफ अगर आता भी है ना, फिर से वो रिट्रेस करते करते 30-40 तक वो जरूर पहुंचेगा। लेकिन 450 में 0.39 है ना, तो इसका मतलब है यहाँ तक जाने के बाद वो रिट्रेस कर सकता है, क्योंकि ये 0.5 के आसपास में, 450 जाने के बाद थोड़ा रिट्रेस कर सकता है। लेकिन आप उसके साथ साथ आप बाकी सिचुएशंस को भी चेक करिएगा। ऐसा नहीं कि अंधा आ गया 450 में पुट लेते हैं, नॉट लाइक दैट। कैंडल्स देख लेना, इंडिकेटर देख लेना। जो लोग ट्रेडिंग जानते हो उनके लिए बोल रहा हूँ, जो नहीं जानते ट्रेडिंग, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट देखो। जो ट्रेडिंग जानते हैं, मैंने जिसको इंडिकेटर लगाना आता है, जिसको कैंडलस्टिक समझना आता है, ठीक है, तभी करना। ये आपको एक आइडिया दे देता है कि कहां तक क्या मार्केट जा सकता है या आ सकता है। अच्छा चलो, जो टॉपिक पढ़ रहे थे हम टॉपिक में आ जाते हैं। আমার ওখানে একটু লিখবেন কোনটা? এশিয়ান পেন্টস? আরে বাবা, আচ্ছা একটু পরে দেখছি না। আরে বাবা, এই একটা বলেছিল, দেখি এশিয়ান পেন্টসে কি হয়েছে। মনোজিৎ এশিয়ান পেন্টসে কি আছে বাবু? 52 উইক লোতে চলছে। এই শোন, एशियन पेंट्स का एक सिंपल बता रहे हैं।
क्रूड का दाम क्या हुआ है, गिरा है ना। हाँ क्रूड का दाम अगर और गिरता है तो एशियन पेंट्स में एकदम बना हुआ है, माने बाई बाई আছে। আমার প্রিমিয়ামটা মনে হচ্ছে নয় না বর্তমান কিন্তু বাড়তে বাড়তে তুই ক টাকায় নিয়েছিস? ক্লিয়ারের ফল 3 টাকা 20 পয়সা কবে এক্সপায়ারি কবে? 22 তারিখ মনে হয় 22 তারিখ এরকম কিছু হবে। ওর টাইম আছে, 3 টাকা 20 পয়সা মানে সস্তাই আছে। এখন 1 টাকা 10 পয়সা। শোন আমি একটা কথা বলে রাখছি, इसका एशियन पेंट्स का बिजनेस का करेंटली जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इसका ना एक्चुअली पेट्रोल डीजल का जो रॉ मटेरियल होते हैं पेंट को बनाने में वही यूज होता है, ठीक है। तो इनका रॉ मटेरियल है पेट्रोल डीजल माने क्रूड ऑयल, ठीक है। क्रूड ऑयल सस्ता पड़ने से इनका फायदा होता है, चाहे वो एशियन पेंट्स हो या कोई भी पेंट का कंपनी, कोई भी पेंट, बारजा रंगोली से लेके इंडिगो पेंट से लेके एशियन पेंट, सभी पेंट कंपनी को देखो तुमको ना यहाँ पर देखो ये ऑलरेडी ना सपोर्ट के भी नीचे है, इसका लेटेस्ट सपोर्ट के भी नीचे है, तो बिल्कुल बाइंग অনেকটা है, নেমে গেছে। बिल्कुल बाइंग है। क्रूड सस्ता पड़ेगा ना इसमें बाइंग बनेगा और अच्छा खासा पैसा देगा ये। ঠিক আছে কোনটা কোনটা ধরে রাখছি কিন্তু আপনি যদি এখন ফুড অয়েলটা বলেন না স্যার ফুড অয়েল তো নিয়ে সাপোর্ট করেই কাজ তারা কালকে ঠিক সেম কেস করে দিয়েছে अभी ফুড অয়েলটা কোনটা কালকে वही मैं बोल रहा हूँ कि इसका पूरा खेल डिपेंड करता है क्रूड पे, अगर क्रूड महंगा होता है तो इनको थोड़ा बैम्बू हो जाएगा মানে और शायद एशियन पेंट्स गिर जाएगा, তাহলে लेकिन এখানে अगर একটু হোল্ড করবো। এটা পুরোপুরি ক্রুডের উপর নির্ভর করছে। এই জন্যই কমোডিটি কনসেপ্টটা জাগা দরকার। এত কিছু যদি আমি এখন বলতে বসি তাহলে টেকনিক্যাল কখন করো। তাহলে এখন দিকে দিকে ফুড অয়েলটা হ্যাঁ তো এমনি হয় তাহলে ঠিক করুন ফুড অয়েল ये सपोर्ट ही যাচ্ছে না क्रूड भी सपोर्ट में है, अब वही तो मैं बोल रहा हूँ कि क्रूड का सप्लाई अगर बेहतर होता है ना तो फिर क्रूड का रेट गिरेगा, ठीक है। अब यही चीज देखना है क्योंकि ये क्रूड का सिचुएशन फुल्ली वॉर सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसका कुछ अपना सिचुएशंस है जो मैं कमोडिटी में ही बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं इतना देख पा रहा हूँ कि क्रूड, ये एशियन पेंट्स के बारे में मुझे मनोजित ने पूछा, एशियन पेंट्स इज करेंटली डिपेंड ऑन क्रूड, क्रूड सस्ता पड़ेगा ना तो एशियन पेंट्स में ग्रोथ मिलेगा। ঠিক আছে দেখা যাক, মোটামুটি মনোজিৎকে আমি এটা দেখতে বলছি, এটা দেখতে ठीक है। बाद में अगर कुछ और मुझे अपडेट मिलता है ना सर, बट मनोजीत को एक चीज में बोल दिया कि इट्स फुल्ली डिपेंड ऑन क्रूड। मैंने एक चीज क्या है, एशियन पेंट्स ऑल टाइम वन ऑफ द 50 वीक लो में चल रहा है, ওই জন্যই নিয়েছিলাম। वो तुम डे वाइज चेक करो ना या एनुअली चेक करो ना, ये चेक करना बहुत आसान है। एनएससी को वेबसाइट में दिखा देता है कि 52 वीक हाई लो क्या है, और तुम अगर यहाँ पर मंथली डेटा चेक करोगे, ठीक है, अब मंथली डेटा में 12 कैंडल चेक कर ले, 12 कैंडल, ये मंथली कैंडल है, इसमें 12 कैंडल चेक कर ले, 12 कैंडल में से लोएस्ट में रहेगा तो वही, ऐसे देख 2024 का ये रहा, ठीक है, ये हाईएस्ट था और ये लोएस्ट, इसमें भी दिखाई देगा कि कोई 52 वीक लो में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पूरा साल भर का लोएस्ट पॉइंट में ये चल रहा है। समझने के लिए बहुत कुछ है। हाँ बाइंग जोन है और उसका मेन रॉ मटेरियल से तो उसका प्रॉफिट है, तो रॉ मटेरियल सस्ता पड़ने से उसको फायदा होता है। दो कारण है, एक नेचुरल बिजनेस, ऐसे तो इनका पेंट्स बिजनेस का मार्केट दिन पे दिन बढ़ता ही जाएगा क्योंकि इंडिया में बहुत लोगों का घर नहीं है, घर बनेगा रंग करेगा, घर बनेगा रंग करेगा, और जो पुराना जो रिच लोग हैं वो लोग तो हर साल कलर करवाते हैं, हर 3-4 साल छोड़ के, ठीक है। तो रिच लोगों का भी संख्या बढ़ता जाएगा, पेंट का डिमांड बढ़ता जाएगा, तो बेसिक डिमांड तो रहेगा, लेकिन बेसिक डिमांड तो और भी पेंट कंपनी आ गया ना मार्केट में, तो नॉर्मल कंपटीशन भी है, लेकिन सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होता है जब भी रॉ मटेरियल सस्ता होता है, ये सब बोलते हैं फंडा। तो क्या है ना, मार्केट के बारे में बात करना स्टार्ट करो और एक एक क्वेश्चन आप लोग करते रहो तो होता ही रहेगा। चलो अच्छा बात है, मैं इसको मैंने एंजॉय भी करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स के मन में ऐसा चले, बट हाँ सिलेबस ना चुप, सिलेबस है नहीं, वही रूम अपना गुडविल इतना बर्बाद किया है ना चलो चलो डाउ थ्योरी चलो फोकस
चुप। ये देख, हम लोग मार्केट का एक ओवरऑल बेसिक चीज में वापस आ जाओ। इतना देर तक मार्केट एनालिसिस चल रहा था, एनालिसिस कभी खत्म नहीं होने वाला एक चीज, ठीक है। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, आप लोगों की रिक्वेस्ट से ही मैं करता हूँ, नहीं तो मैं 15-20 मिनट में ही निकल सकता हूँ, इसमें मेरा ही फायदा है, ठीक है। लेकिन ठीक है, मेरे अपने फायदे के लिए मैं क्लास थोड़ी करा रहा हूँ, मेरे फायदे के लिए क्लास करा रहा हूँ, ठीक है। ट्रेडर बनना है, फायदा ही तो चाहिए, मार्केट का मोमेंटम ही तो जानना है, ठीक है। ये चीज मैं लास्ट दिन समझाया था कि मार्केट में ये अमेरिकन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इसको बोलते हैं डाउ थ्योरी। ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। डाउ माने चार्ल्स डाउ, ये अमेरिका का फेमस टेक्निकल ट्रेडर था, बहुत पुराना ट्रेडर था। ये ना ट्रेडिंग के लिए बहुत रिसर्च करके रखा था, और इनका रिसर्च आज भी काम आता है। 100 साल पुराना है बट गोल्डन है। कितना साल पुराना है? 100 साल पुराना है, पर गोल्डन वर्ड्स, गोल्डन वर्ड्स है, गोल्डन ट्यूटोरियल है। माने जितना इन्होंने बोल के गया है, इनको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इनका ना कितना प्रिंसिपल है जानते हो? 9 प्रिंसिपल। ये मैं लास्ट दिन समझा, 9 प्रिंसिपल्स ऑफ डाउ, और उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। डिफरेंट फेजेस ऑफ मार्केट के बारे में ये 9 प्रिंसिपल अगर आपको पता चल जाए, तो आप मार्केट का फेज को समझ सकते हो, मार्केट का फेज को। जैसे काफी लोग अभी से सोच रहे हैं, सर डाउन द लाइन 2 महीने बाद, 3 महीने बाद निफ्टी किधर जाएगा, 1 साल बाद निफ्टी कहाँ देख रहे हो, है ना, काफी सारे लोग सोच रहे हैं। तो ये जो निफ्टी का ओवरऑल सिस्टम, या फिर किसी भी शेयर के ऊपर भी अगर आप, जैसे एशियन पेंट्स का अभी मैं आपको जो दिखा रहा था कि ऑल टाइम 52 वीक लो में चल रहा है, तो किसी पर्टिकुलर शेयर में देख लो या फिर इंडेक्स में देख लो, लाइक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, वट एवर, ठीक है। जिसी भी पर्टिकुलर निफ्टी सेंसेक्स के अंदर 50-50 कंपनी, 30-30 कंपनी दिखेगा, और इंडिविजुअल शेयर को देखोगे तो इंडिविजुअल शेयर का A to Z देखना, बताओ। तो इसमें जो 4 फेज होते हैं, ये 4 फेज क्या है? एक फेज होता है एक्यूमुलेशन फेज, दूसरे होते हैं मार्कअप फेज, एंड तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। नाउ ये एक्यूमुलेशन, मार्कअप एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये फेज आपको वीकली बेसिस में भी देखने को मिलता है, एनुअल बेसिस में भी देखने को मिलता है, डेली बेसिस में भी देखने को मिलता है। ये मार्केट एक्यूमुलेट करता है, मार्कअप करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। माने ये शॉर्ट टर्म पैरामीटर्स में भी है, ये लॉन्ग टर्म पैरामीटर्स में भी है, और ये मॉडरेट पैरामीटर्स में भी है। अब आप किस टाइप के ट्रेडर हो, इस पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज करो। मार्केट में डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडर बना जा सकता है। अगर आपको लगता है कि मैं सुबह लेके शाम को खत्म करूंगा, तो भी एक ट्रेडिंग होता है, इसको इंट्राडे बोलते हैं। 9:15 में लेके 3:30 के अंदर हिसाब कंप्लीट करना, एक्यूमुलेट करना, मार्कअप करना, डिस्ट्रीब्यूट करके निकलना। अगर मैं आज का ही बात करूं आपको, ये वन ऑफ द इजीएस्ट कॉन्सेप्ट है। क्या है? वन ऑफ द इजीएस्ट कॉन्सेप्ट। क्यों? इसमें रिस्क कम है, क्योंकि आप नेक्स्ट दिन तक पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। तो रात का नींद के टाइम पे ना आपको ये चिंता नहीं होता है कि कल मार्केट में क्या होगा। बिल्कुल होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में शॉर्टिंग, शॉर्टिंग का मतलब क्या? सेल करके बाई करने को शॉर्टिंग कहते हैं। या ऑप्शंस में पुट को बाई करना भी शॉर्टिंग का ही कॉन्सेप्ट होता है। या ऑप्शंस में कॉल को सेल करना भी शॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको ऑप्शन अभी समझ में जिसको नहीं आ रहा है, उनको बस इतना बोलूंगा कि मार्केट अगर हायर में चल रहा है, तो हाई साइड में आप इसको सेल करके लो साइड में बाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका वैराइटीज ऑफ चीजें हैं, मैं ऑप्शंस बेसिक्स में समझाऊंगा जो लोगों को नहीं पता। लेकिन मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि ये जैसे ही आज सुबह का ही सिचुएशन देखो, छोड़ो ना किसी का बाइक का साइलेंस। अब आज सुबह का ही सिचुएशन देख लो, और डाउ का थ्योरी को एक बार मैच करो, देखो। देख डार्क का थ्योरी, डाउ का थ्योरी देख, डाउ का जो मैप है देख। मार्केट पहले थोड़ा डाउन साइड में, एक्चुअली डाउन साइड नहीं, पोजीशन ले रहा था। इसको डाउन साइड नहीं बोलेंगे, क्या कर रहा था? पोजीशन ले रहा था। अब पहले देखो थोड़ा सा ऐसे करने के बाद मार्केट गिरा नहीं। आज का मार्केट भी तुम देखो, जस्ट सेम कॉन्सेप्ट बनाओ, ठीक है। ये सिचुएशंस में मार्केट ने क्या किया? एक्यूमुलेट किया। एक्यूमुलेशन माने जमा करना। माने इसमें कौन जमा होता है?
इसमें कौन जमा होता है? अभी आपको मैं निफ्टी 50 दिखा रहा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड। निफ्टी 50 के अंदर टॉप कंपनीज जो भी है, टॉप 20 कंपनीज का डेटा दिखा है कि किसके किसके अंदर बाई चला, माने कितना लोगों ने अदानी पोर्ट खरीदा, कितना लोगों ने एचडीएफसी बैंक खरीदा। तो परसेंटेज ऑफ नंबर जितना उसमें बाई बन रहा है उतना तुम्हारे इधर एक्यूमुलेशन होते जा रहा। अच्छा, जब ये बाइंग बन रहा था, अच्छा कौन है बायर? 3 तरह का बायर होता है, बोलो। हम आप जैसे लोगों को क्या बोलते हैं? रिटेलर्स, ठीक है। सेकंड होते हैं डीआईआई, जो हमारे देश के एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जैसे कि म्यूचुअल फंड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, ये लोग, ठीक है, जिसमें एलआईसी का पैसा भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड कंपनीज का पैसा हो सकता है, इनको कहते हैं डीआईआई। और कौन होते हैं? एफआईआई, फॉरेन इन्वेस्टर्स। ये जिस दिन मार्केट में आता है ना, उस दिन सबका हवा टाइट कर देता है, हाँ? या तो मार्केट को इतना ऊपर लेके चलता है, हमें डर लगने लगता है ये और कितना ऊंचाई में लेके जाएगा, और जिस दिन गिराने लगता है हमें ये डर लगता है और कितना गिराएगा, चुप कर पगले, ऐसा करके हो जाता है, ठीक है। वो डीआईआई हो गया। तो ये जो सिचुएशंस है, ऐसे सिचुएशंस को क्या बोलते हैं? एज पर डाउ एक्यूमुलेशन। देखना, नदी भी ऐसे ही बिहेव करते हैं। नेचुरल लेवल में भी अगर ये चीज देखना चाहोगे, किसी रिवर को देखना कभी, रिवर ना स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा करके पानी लेते हैं जहां से भी वो निकलते हैं, फिर जैसे थोड़ा सा सामने निकलते हैं ना, उसके उसके पास और भी पानी जमना चालू होता है। कहाँ से लाते हैं वो तो नेचुरल चीजें हैं, मैं उसके बारे में क्या बताऊं, लेकिन एक सडन टाइम के बाद उसका पानी का बहाव इतना बढ़ जाता है कि तुम आगे सोच भी नहीं सकते कि जहां से शुरू हुआ हो तो पतला सा एक झरना है। एक पतला झरना से कोलकाता में गंगा या पटना में गंगा देखने से डर जाएगा लोग, है ना। लेकिन जहां से गंगा निकल रहा है शायद वहां पर इतना बड़ा पानी का ये जगह ही नहीं है, छोटा सा झरना दिखेगा। सिर्फ गंगा नदी क्यों, आप कोई भी नॉर्मल रिवर जो बारिश के पानी में भरता है, वो भी किसी ना किसी झरना से ही निकलता है। एक रिवर है मेरे नेटिव के आसपास से निकलता है, उसका नाम है केलेघाई बोल के। ये रिवर नाम सुने हो? उड़ीसा में जाके वो बेसिकली मिलता है, बेलदा बोल के एक जगह है ना, वो बेलदा के पास जाके, बेलदा मोकरामपुर दीघा लाइन में आता है। केलेघाई रिवर का रूप देखोगे, ठीक है, कभी भी दीघा जाने के टाइम पे अगर नेचर देखने का आदत है ना, रिवर देखने से ही नाम देख लेना, ठीक है। तो दीघा जाने के टाइम पे पड़ता है रास्ते में, बेलदा मोकरामपुर बोल के एक एरिया है, उस एरिया में पड़ता है। नेशनल हाईवे जो कोलकाता चेन्नई रोड है, वो केलेघाई रिवर हर साल बारिश में वो पूरा बेलदा एरिया को ना डुबा देता है। लेकिन वही रिवर जो झारखंड के पास एक छोटा सा मिट्टी का ऐसे, माने ऐसे नॉर्मल मिट्टी है, कोई पहाड़ वगैरह कुछ नहीं है, ऐसे ना पानी का स्रोत निकल के आ रहा है, जैसे माने मिट्टी है नॉर्मल बेस में, वहां से झरना की तरह वो पानी निकल रहा है। जहां निकल रहा है ना, तुमको लगेगा ऐसे ही पानी निकल रहा है नल की तरह, लोग पीते भी हैं और नॉर्मल काम भी करते हैं। लेकिन उतना सा पानी का फोर्स फिर कुछ देर बाद जाके ना वो फिर से मिट्टी में घुस जाते हैं, फिर 2-4 किलोमीटर दूर बाद जाके फिर से निकलते हैं। लेकिन जहां निकल रहा है ना, वहां पर कुछ नहीं है, तुमको लगेगा भी नहीं कि ये नदी बेलदा में आके या दीघा के पास आके इतना बड़ा रूप लेता है। ये लोगों को जब मैं बोलता हूँ लोग समझता ही नहीं है, ठीक है, कि इतना। मैंने इवन मैं एक दिन पापा को बोला कि पापा जानते हो आप कि ये केलेघाई हम लोग के इधर से निकला है? बोले हाँ पागल, कितना बड़ा नदी हम लोग के इधर से निकला है। हम बोली चलो आपको दिखा के आता हूँ, मैंने मेरा नेटिव के एकदम आसपास में है। चलो मैं आपको दिखा कर रहा हूँ। वहां पर एक मेला होता है, मेला का नाम है कालवा साहब। एक्चुअली मेरा जियोग्राफी टीचर मेरे को ये बोला था। आप ट्राई करने भी चाहिए, बोला था देखने चाहिए। हाँ, वो टीचर ने बोला था कि ये रिवर है, तो फिर बाद में मैं कनेक्ट कर लिया ना पूरा रिवर। ओडिशा का एक वन ऑफ द मेन रिवर में से एक, ओडिशा और ईस्ट मिडनापुर का। तो मेरा कहने का मतलब है कि नदी जिस तरह से पानी एक्यूमुलेट करते हैं, उसके बाद जाके वो बढ़ता है और उसके बाद जाके समुद्र में गिर जाते हैं या फिर किसी बड़े नदी में घुस जाते हैं। तो मार्केट का भी ना कुछ ऐसे ही नेचर होता है, ठीक है। एक्यूमुलेट करेगा, मार्कअप करेगा, एक्यूमुलेट करेगा मैंने। अच्छा, अब मार्कअप के पीछे साइकोलॉजी क्या है? चलो, जियोग्राफी सिर्फ समझना नहीं है, मार्केट भी समझना है। नहीं सर, यहाँ पर बेसिकली जब लोग बाई कर रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मार्कअप के पीछे क्या है? मार्केट ओवरऑल बुल है ना, ओवरऑल बुल है। मैंने मैक्सिमम लोग मार्केट में कॉल बाई कर रहा है या फिर फ्यूचर बाई कर रहा है। तो जब इस पॉइंट पे मार्केट में बाई बना था, माने मैक्सिमम, देखो बीच बीच में थोड़ा सेल बना है, लेकिन ओवरऑल मार्केट को बुल होने के लिए, ओवरऑल मार्केट को बुल होने के लिए बाई मैक्सिमम होना चाहिए एंड सेल
मिनिमम होना चाहिए, यस और नो? माने बेसिकली नेट बाय पॉजिटिव होना चाहिए, नेट बाय पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाके मार्केट बुल होगा। बाई सेल दोनों चल रहा है, बट मैक्सिमम बाई हो रहा है कि मिनिमम बाई हो रहा है इस पे डिपेंड करता है कि मार्केट का बुलिशनेस एंड बेरिशनेस। तो इस पॉइंट से मार्केट मैक्सिमम बुल होना चालू किया और मिनिमम बेयर होना चालू किया। तो जैसे जैसे मैक्सिमम बुल एंड मिनिमम बियर, इस तरह से मार्केट में एक्यूमुलेशन बन रहा है, माने नेट बाई हो रहा है। नेट बाई माने बाइंग साइड ज्यादा, सेलिंग साइड लो, चाहे वो अब कितना जगह में हो सकता है, कैश, फ्यूचर एज वेल एज ऑप्शंस, तीनों जगह में ही हो रहा है। कैश में भी बाई सेल सेम तरह से कैश बाई बढ़ रहा है, फ्यूचर में भी बाई बढ़ रहा है, और ऑप्शंस में भी कॉल साइड में बाई बढ़ रहा है। जब हर तरह से बाइंग बनता है तो ओवरऑल मार्केट में सिचुएशंस इस तरह का दिखाई देता है। अब एक्यूमुलेशन में, अब आप बोलोगे सर यहां पर एक्यूमुलेट हो रहा है, मैं अपना बात नहीं कर रहा हूं, मैं डाउ का जो थ्योरी है उसी थ्योरी का साइकोलॉजी बता रहा हूं। जब यहां पर बाइंग हो रहा है ना, इसका मतलब है कि फार्दर और भी लोग जो इतना देर से बाई नहीं कर रहा था, या फिर जो लोग पहले कम पैसा लगा रहा था, अब वो लोग भी धीरे धीरे और पैसा लगाना चालू कर। क्यों? बात कुछ ऐसा है कि जब किसी चीज का फैशन होता है ना किसी देर के लिए, तो उस फैशन में मार्केट ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है कि भाई अभी दम है चलो खाओ। जैसे मानो रेस्टोरेंट में खाना अच्छा नहीं है या बुरा नहीं है पता नहीं लग रहा है, लेकिन भीड़ है तो चलो खा लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का पहले पहले सिचुएशन में हम लोग यही बात करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस ऑलवेज लॉजिक में नहीं चलता, कभी कभी तो कोई लॉजिक नहीं होता। डेली मार्केट का एक सिचुएशन होता है, हो सकता है कि कोई पॉजिटिविटी नहीं है, हो सकता है कि कोई नेगेटिविटी नहीं, लेकिन क्या है ना, सब बाई कर रहे हैं चलो हम भी बाई करते हैं। तो जब सब बाई करते हैं हम भी बाई, तो मैंने बात की ना कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे एक फैशन चल रहा है, तो एक सेकंड सर, एक अच्छा। तो डाउ का आवाज आ रहा है ना सर सबको? तो डाउ का ये जो एक्यूमुलेशन कॉन्सेप्ट है, ये एक्यूमुलेशन के बाद मार्कअप कब होता है? वही मैं बोला ना, पहले कुछ लोगों ने बाई कर लिया, फिर मार्केट में एक नेट बाई सिचुएशंस बन गया, अब बाकी लोगों को भी लगने लगा कि भाई अब तो बाइंग जोन बन रहा है तो चलो हम भी आते हैं। जैसे आप लोग भी इसी तरह से खरीदते हो ना, तो जब इस तरह से मार्केट में धीरे धीरे सब बाई करने लगता है, बीच बीच में सेल होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है, बीच बीच में करेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन करेक्शन से ज्यादा बाई ज्यादा होता है। तो जब जब ये बाइंग जोन बन रहा है तब तक क्या हो रहा है, मार्कअप हो रहा है। देखो तब तक क्या हो रहा है, मार्कअप हो रहा है। फिर मार्कअप होते होते अगर तुम ओवरऑल देखो, इस पॉइंट में जाने के बाद मार्केट थोड़ा सा डिक्लाइन ज्यादा किया तो ऐसे तो अभी तक मार्केट खत्म नहीं हुआ, पर तुम देखोगे कि एक बार तुमको ना बीच में शार्प डिक्लाइन मिल सकता है। ऐसे तो अभी भी मार्केट में मार्कअप फेज है, पर मैं आपको जैसे बोला कि जिस तरह का स्पीड आपको यहां देखने को मिला था, उतना जोर का स्पीड नहीं है, मैं बोला था ना, क्योंकि पहाड़ के चोटी में पहुंच रहे हैं सर। देखो यहाँ का स्लोप देखो और इधर का स्लोप देखो, स्लोप धीरे 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 हो गया ना, यही बात मैं आपसे कर रहा था, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही अपने मैंने पॉइंट के जोन पे जा रहा है। तो जब जोन में जा रहे हैं ना, क्योंकि वो उसका रेजिस्टेंस के आसपास में जा रहा है, तो रेजिस्टेंस के आसपास जाने से ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे स्लो पड़ता है, लेकिन फिर भी बीच में ये अपना
डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा किया है। ऐसे तो मैं इसको, अगर तुम इसको छोड़ो, इस पॉइंट को अगर छोड़ दो, तो यहाँ पर आने के बाद देखो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था। क्योंकि अभी मार्केट कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं इसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोल सकता, क्योंकि मार्केट तो अभी चल रहा है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि सर्टेन लेवल में जाने के बाद ये जरूर गिरेगा, गिरना तो इसको है। अब देखना है कि कितना देर तक जाने के बाद 500 टारगेट है, 500 के पहले दम गिराता है कि 500 तक जाता है, लेकिन उसके बाद जाके वो सर्टेनली गिरेगा, फिर से 370-80 तक आ जाएगा। तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? हाँ बिल्कुल होगा। अगर मोमेंटम है 500 के बाद भी पुट बाई जोन बन सकता है, लेकिन देख के करना, अंधा नहीं। हाँ 500 एक बार पहुंचेगा तो 600 भी जा सकता है, क्योंकि मार्केट जब तक खुला है ना, तब तक आप मार्केट को जब तक बिना देख के कुछ मत कर। नहीं सर ने बोला है 500 तक जाएगा, वो मैंने जरूर टारगेट दिया है, बट मार्केट तो लाइव चलने के टाइम पे। अब अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अब एफआईआई पैसा डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, मुझे फोन करके थोड़ी डालेगा। डीआईआई डालेगा कि नहीं डालेगा, मुझे फोन करके थोड़ी डालेगा। मैंने जितना एनालिसिस किया, या ओवरऑल एनालिस्ट लोग जो एनालिसिस करते हैं, वो लास्ट दिन को देख के या ओवरऑल एक हफ्ता को देख के किया। अब आज का सिचुएशंस क्या होगा वो आज पे ही डिपेंड करता है। तो इसलिए ऑब्वियसली जब 500 में पहुंचेगा मार्केट या 450 में पहुंचेगा, बिल्कुल कोशिश करेगा वो करेक्शन करने का। लेकिन अगर मानो मार्केट सिचुएशंस लाइव में चेंज हो सकता है, तो आपको वो चेंज समझना चाहिए। आपका बोलते बोलते हो गया 40 में जाके पूरा 35-40-30 में लगा। ठीक है, तो इस तरह से ये डाउ थ्योरी, इस तरह से ये डाउ थ्योरी ना एक्यूमुलेट करेगा, मार्कअप करेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और फिर जाके उसका एक कहानी खत्म होता है। अब ये डेली बेसिस का डेली का रहता है, वीकली बेसिस का वीकली का रहता है, ईयरली बेसिस का ईयरली का रहता है। परफेक्ट किसी और बात को परफेक्ट कैलकुलेटर 440 तो 440 থেকে পুরো একদম 432 আলাদা নিয়ে আসে, এটা পুরো 400 এর দিকেই যাচ্ছে, 400 দিকেই যাচ্ছে। ठीक है, देखो सर यहाँ पर अभी तक सही निकला है, ठीक है, 2 सॉलिड कैंडल नेगेटिव बना है, ठीक है, और अभी बोला गया था 440 में जाने के बाद करेक्शन करेगा। तो इस तरह का चीजें होता रहता है। अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो बीच बीच में अपना इनकम भी कर लोगे। लेकिन ऑब्वियसली ये এখানে স্যার পিসিআরটা কি হলো? এখানে তো স্যার 450 পিসিআর তো 450 তো, হ্যাঁ 450 তো পিসিআর 0.5 এর উপরে স্যার। 485.5 এখন হয়েছে, একটু আগে যখন আমরা অ্যানালিসিস করেছিলাম তখন 440 বা 450 এর পিসিআর 0.4 এর কাছাকাছি ছিল। তো ওই জন্যই তো তখন বলা হয়েছিল কি এখানে মার্কেট এলে মার্কেট পড়তে পারে, ঠিক আছে। তো মার্কেট যখনই এইখানে পৌঁছেছে, মার্কেট কারেকশন করেছে। তো এবারে 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 কেউ যদি বলে না একদম 450 তে গেলেই পড়বে, ঠিক আছে, সেটার জন্য 450 দেখুন, কিন্তু সবসময় যে একদম 450 তে গেলেই পড়বে তার কোনো ব্যাপার নেই। মোটামুটি কাছাকাছি গেলেই মার্কেট কারেকশন, 10-20 পয়েন্ট এদিক ওদিক আর কি, ওইটুকু ফ্র্যাকশন তো থাকবে। 25-30 পয়েন্টে মার্কেট কারেকশন দিয়েও দিয়েছে, 25-30 पॉइंट में करेक्शन दे भी दिया। मैंने कहने का मतलब है कि ट्रेड करने के लिए अगर इतना एनालिसिस आपको आता है ना, तो आप उसी में से अपना पॉइंट निकालो, ठीक है। जो लोग स्कल्पिंग कर रहा है या शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहा है, अब जिनको थोड़ा सा नॉलेज था कि हम सुबह खरीदेंगे और शाम तक पकड़ के रखेंगे, या फिर एक एक्सट्रीम लेवल तक जब तक डिस्ट्रीब्यूशन फेज नहीं आता तब तक पकड़ के रखेंगे, ये डिपेंड करता है। आप इसके लिए ना बहुत दम चाहिए कि एकदम अर्ली स्टेज में खरीदा, मैंने यहाँ पर बाई किया, ठीक है, और उसको एकदम 24,440 अभी तक का अगर मैं बात करूं, यहाँ तक मैं होल्ड किया, ये घटना घटाने में आपको समय लगेगा। স্যার ওটা শেয়ার করতে বড় কথা হচ্ছে এটা যে প্রায় 120 পয়েন্টের মুভ দিয়েছে, তো আপনার তো পার্সোনাল টার্গেট থাকবে, আপনার 50 পয়েন্ট একটু দিন 75 वही पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि इसका पर्सनल टारगेट भी ना बदलता है पप्पू, पर्सनल टारगेट भी बदलता है। आप जब छोटे थे तब आपका टारगेट क्या था, अभी आप बड़े हो रहे हो आपका टारगेट क्या है, और ये टारगेट नॉलेज के साथ साथ बदल रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टारगेट भी लंबा होता जाएगा, और आप भी लंबा टाइम पे खेलने के लिए रेडी हो जाओ। देखो सर कितना अच्छे से काम किया। अब ये सब जो बातें है ना, ये सब बातें ना पढ़ते पढ़ते और क्लास करते करते समझ में आता है, ये हड़बड़ी का चीज नहीं है। 3-4 शूटिंग করে লাগা ভোট বের করতে পারলাম, আমি যদি একটা দিন করছি, ठीक है, ये सब बने समय देने का चीज, समय दो तुमको दिखेगा
और ऐसे एक बार प्रूव नहीं दिया, ऐसे 1000 बार प्रूव हो चुका है क्लास के अंदर। ठीक है, नहीं देखो हड़बड़ मत किया करो, इसी के तो लिख रहे थे। ठीक है, शांति से देखो चीजों को, सीखो, फिर देखना जिंदगी भर तो यही करना है। ट्रेडर बनने के लिए आए हैं ना सर। समझ में आया कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ देखा? तो ऐसे करके डाउ थ्योरी ना नॉर्मली काम करता है। ठीक है, तो डाउ थ्योरी का 9 प्रिंसिपल्स और डाउ थ्योरी का साइकोलॉजी। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज बात है, लेट मी फिनिश डाउ थ्योरी का एक पार्ट तो कंप्लीट करने दो मुझे। बोला कहाँ थे? पूरा ही तो मार्कअप बने क्या? जब बाई बन रहा है तो उसमें और बायर आके जुड़ रहा है तो मार्केट को और ऊपर खींच रहा है, और फिर जब एक सर्टेन लेवल तक वो पहुंच जाते हैं उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक, जैसे नदी जाके समुद्र में मिलते हैं या फिर कोई बड़ा नदी में मिल जाते हैं, इसी को तो बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, और क्या? हाँ हाँ हाँ, डाउन नाम ही डाउन। और अगर इसमें इंस्टीट्यूशनल मनी घुस जाए ना, लाइक एफआईआई का पैसा घुस जाए ना, तो ये मार्केट को बहुत दूर तक खींच देगा। ठीक है, हाँ सर, फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा, वो तो जब भी आते हैं 500 1000 10,000 करोड़ डालते हैं। जैसे लास्ट फ्राइडे वो महाराष्ट्र इलेक्शन के इसके दिन 10,000 करोड़ डाला था उस दिन, 9,000 समथिंग हुई अप्रोक्स। अब वो मौका मिल गया ना इनको। मार्केट गिर गया। हाँ, तो DI का भी तो गिर गया। अच्छा देख, अच्छा ये सब सिचुएशंस कैसे काम करता है, इसके पीछे भी ना कुछ बातें क्या है, थोड़ा सा थ्योरेटिकली कुछ बातें हैं, सुन लो एक बार। डाउ थ्योरी सजेस्ट करते हैं मार्केट्स आर मेड अप ऑफ 3 डिस्टिंक्ट फेजेस व्हिच आर सेल्फ रिपीटिंग। ये सेल्फ रिपीटिंग है। सेल्फ रिपीटिंग माने बार बार अपने अंदर ही दोहराता रहता है। जैसे अभी मैं बोला ना, दिखाया भी है ना, these are called accumulation phase, markup phase, distribution phase. The accumulation phase usually occurs right after a steep sell off in the market. मार्कअप कब, accumulation कब होता है? स्टीप सेल होगा उसके बाद आता है, माने एक लंबा सा डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होगा उसके बाद मार्कअप फिर से चालू होगा। जैसे आज का स्टार्टिंग सेल हुआ उसके बाद ही तो एक्यूमुलेटेड हुआ, जिसमें मनोज इतना अच्छा ट्रेड भी लिया, वो उसने तो डिस्ट्रीब्यूशन में ही ट्रेड ले लिया। The steep sell off in the market would have frustrated many market participants. जब बहुत जोर का मार्केट, इसके पीछे साइकोलॉजी देखो, steep sell off in the market would have frustrated many market participants. माना जो मार्केट में पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसको आपने मैंने अभी लिखा है आप लोगों को, या फिर जिसने लिखना था वो लिख लिया। जैसे ही वो मार्केट में स्टीप सेल होता है, माने लगातार सेल चलता है, मार्केट में पार्टिसिपेंट्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लॉसिंग होप ऑफ एनी अपट्रेंड इन प्राइस। माने स्पेशली जो बायर है उनको होप नहीं आता है कि मार्केट फिर से बढ़ेगा। स्टॉक प्राइस क्या हो जाते हैं, रॉक बॉटम में आ जाते हैं, प्लमेंटेड टू रॉक बॉटम में नीचे आ जाते हैं, और वैल्यूएशंस भी काफी लो हो जाते हैं। बट द बायर्स विल स्टिल बी हेजिटेंट टू बाय फियरिंग अनदर सेल ऑफ, और बायर को अभी भी लगता है कि नहीं नहीं और गिर सकता है। हेंस द स्टॉक प्राइस लैंग्वेजेस एट लो लेवल्स, इसलिए शेयर का दाम और नीचे गिरने लगता है क्योंकि खरीदार नहीं होते। रॉक बॉटम मैंने बोला ना, नीचे आ जाएगा, माने जब ज्यादा सेल होता है किसी चीज में तो उस टाइम पे शेयर का दाम क्या होगा, नीचे नहीं आएगा। तो इंग्लिश पे छोड़ो, मेरे बात पे ध्यान दे। हाँ, जल्दी समझ। इंग्लिश छोड़ ना, इंग्लिश के पीछे क्या है, मेरे बातों पे ध्यान देना। मैं तो ये नोट को यूज करता हूँ जस्ट टू इजीली थोड़ा बता देने के लिए। कोई भी नोट में पढ़ो, बात तो एक ही है। नोट क्या है, कुछ नहीं, हमें तो बस चीजें समझना है, मार्केट में जो है वो काम कर रहा है कि नहीं। तो जैसे ही मार्केट नीचे आते हैं, क्यों? क्योंकि एक तो सेल ऑफ हुआ है ड्यू टू एनी रीजन, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया हो या कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हुआ हो। नॉर्मली प्रॉफिट बुक करके जब नीचे आते हैं ना वो अच्छा होता है। बिजनेस का परफॉर्मेंस खराब हो गया नीचे आने के बाद ना, तो वो थोड़ा और गड़बड़ होता है, क्योंकि परफॉर्मेंस कब सुधरेगा उस पर डिपेंड करता है। लेकिन परफॉर्मेंस सही है, बस एक नॉर्मल बाई सेल चल रहा है, इट्स ओके। अब ऐसे हालत में जब स्टॉक प्राइस एकदम लो लेवल में होता है, अब इसी टाइम पे ना
FII का पैसा का एंट्री होता है या DII का पैसा एंट्री होता है, इसी को स्मार्ट मनी कहते हैं। जब शेयर का वैल्यू एकदम लो लेवल में रहेगा तभी DII FI एंट्री करेगा। आप भी DII FI की तरह सोचना चालू करो। अगर आप उनके तरह सोच पाओगे तभी जाके मार्केट का ही अपॉर्चुनिटी ले पाओगे और तभी जाके वो दिन आए आपका भी फिरेगा। जब कोई आशा नहीं होता है, सारा आशा निराशा में बदल जाते हैं, फर्दर बाई करने का कोई इच्छा नहीं है, मार्केट एकदम बेकार, 23,500 जब चला गया था, फिर से आया ना मार्केट 24,500 पे। जब 23,500 में मार्केट चला गया था, अभी लोग मेरे को पूछ रहे थे सर क्या लगता है 23 चला जाएगा, सर 22, ऐसा भी लोगों ने मेरे को पूछा। आप मुझे बोलो कि क्या एक बार भी मैंने आपको बोला कि मार्केट और नीचे जाएगा उस टाइम पे? आप तो नहीं था, आपको कैसे क्लास में बोल नहीं, बात उन लोगों को पूछ रहा हूँ जो लोग थे। बोला था कि 23,500 से और नीचे जाएगा, बोला था। मैं हमेशा बोला हूँ कि यहाँ से रिट्रेस बैक ही करेगा। जो भी हो, अब मैं क्या बोला वो उससे भी बड़ा मैटर है कि क्या हुआ, ठीक है। तो एक्चुअल अच्छा, उसके बाद महाराष्ट्र इलेक्शन का रिजल्ट, अच्छा ये माने चेरी ऑन द केक होना चाहिए। माने केक तो है, केक के ऊपर चेरी जो है वो चेरी कभी कभी बीच बीच में आता है। जैसे फ्राइडे वाला, लास्ट वीक वाला जो फ्राइडे महाराष्ट्र इलेक्शंस का जो ये निकला था, क्या बोलते हैं उसको, अरे वोट का क्या, एग्जिट पोल। एग्जिट पोल के ऊपर बेस करके ही फ्राइडे मार्केट में ट्रेड हो चुका। जिस दिन ओरिजिनल रिजल्ट आया उस दिन उतना ज्यादा खास कुछ नहीं हुआ, लेकिन एग्जिट पोल पे ही ट्रेड हो चुका कि बीजेपी भारी मात्रा में आएगा, चेरी ऑन द केक, ठीक है। तो इस तरह से जब भी स्मार्ट मनी का एंट्री होता है ना, जब मार्केट वैल्यू गिरा रहता है। अच्छा, उसके साथ साथ अदानी का बिजनेस का बात देखो, सारे अदानी के बिजनेस के ऊपर आरोप लगा था, अमेरिका ने उसके ऊपर केस लगाया था, लेकिन एक भी केस प्रूव नहीं हो पाया। इन्वेस्टर को फिर से लग गया कि भाई बात तो गलत है, तो फिर से अदानी पे बाई किया, और अदानी भी वन ऑफ दी निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर आता है। तो उसके ऊपर इतना बाई हुआ तो ऑटोमेटिकली मार्केट वापस गेन किया। तो चेरी ऑन दी केक इज ऑलवेज देयर, एंड आपको फाइंड करने वो चेरी कौन है। जब सारा आशा खत्म हो जाता है, मार्केट में वैल्यू और नहीं रहते, तभी DII FI का एंट्री होता है, और वही मार्केट को 23,500 से 24,500 तक पहुंचा है। अब ये 23,500 से 24,500 तक पहुंचने का कोई रीजन अगर आपको समझ में आ जाता है ना, तो जाके आपको होल्ड करने का ताकत भी आ जाते हैं, और 500,000 पॉइंट का मूवमेंट आप भी देख लेते हो, और उसमें आप पैसा कितना कमा सकते हो आपको मैं क्या बताऊं। लेकिन फिर भी ये जितना सुनने में आसान है, करने में इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर सुनाई दे रहा है ना, तो आगे आगे कोशिश होगा और मुश्किल भी आसान होगा। अगर कभी बात सुनाई नहीं देता है तो वो चीज कभी कर भी नहीं सकते। जैसे मेरा सर ने अगर मेरे को कभी वो नदी के बारे में ना बोलता तो मैं कभी देखने भी नहीं जाता। अच्छा, स्मार्ट मनी यूजुअली कौन होते हैं, मैं ऑलरेडी बोल दिया आपको, FI एंड DII। ये लोग जब भी बाई करने के लिए एंट्री करते हैं, मार्केट को ऊपर लेके खींचते हैं, और ऑब्वियसली जब ये मार्केट गिरता है तब भी ये लोग मार्केट में सेल करते हैं, बोल के ही मार्केट जोर का गिरता है। So institutional investor starts to acquire shares regularly in large quantities over an extended period of time। माने एक एक्सटेंडेड टाइम तक ना ये लोग क्या करते हैं, जब भी मार्केट गिर जाते हैं ना, धीरे धीरे एक साथ इनका भी पास पैसा नहीं होता, और पैसा होने से भी ना ये एक साथ पूरा पैसा नहीं लगा देता है। धीरे धीरे ये पैसा जुगाड़ करते हैं और पर्टिकुलर शेयर को बाई करते रहते हैं। जैसे अदानी में तुम देखो लास्ट 5-7 दिन से बाई चल रहा है। ऐसा नहीं कि अदानी गिर गया तो सारा पैसा भी अदानी में पूरा लगा, थोड़ा थोड़ा करके लगाते हैं। आप भी इसी तरह से करो। अगर आपके पास 50,000 है ना, तो पूरा पैसा मत लगा देना, 5,000 लगा लो, जितना आता है। अगर एक शेयर आता है तो एक ही होगा, 10 आता है तो 10 होगा। धीरे धीरे करके जुगाड़ करो। ऐसा नहीं कि पूरा लगा देते तो आज इतना हो जाता, ऐसा नहीं। साइंटिफिकली चलो ना। रातों रात अमीर भी नहीं होना है, रातों रात गरीब भी नहीं होना है। जिस दिन होना है सब कुछ हो जाएगा। मैं आपको एक्चुअली FII का टेक्निक बता रहा हूँ, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का टेक्निक बता रहा हूँ। जब भी किसी शेयर का वैल्यू कम दिखता है, ये धीरे धीरे उसमें पैसा डालते हैं। जैसे एशियन पेंट्स पे भी मौका है, और एशियन पेंट्स के साथ साथ बाकी दूसरे पेंट कंपनी को भी देख लो, क्या वो लोग भी ऑल टाइम लो में चल रहा है?
इसको भी समझने का एक तरीका है। अगर सारे पेंटिंग कंपनी का बिजनेस लोअर साइड में है, इसका मतलब है कि अगर कोई तो रीजन है फंडामेंटली जो सभी कंपनीज का बिजनेस को लो में लेके आया। अगर मानो सिर्फ एक कंपनी का लो है और बाकियों का हाई है, इसका मतलब उसके बिजनेस में इंटरनल प्रॉब्लम है, ये सबका प्रॉब्लम नहीं है। नहीं समझ में आया? नहीं समझा? क्या नहीं समझा? मैं बोला कि अगर एशियन पेंट्स के शेयर में लो चल रहा है तो बाकी जो पेंट कंपनी है क्या उसका भी लो चल रहा है? अगर उसका भी लो चल रहा है तो रीजन एक ही हो सकता है, माने सेम हो सकता है। ये हो सकता है कि मार्केट में तेल का जो रॉ मटेरियल्स है, पेंट का जो रॉ मटेरियल्स है, वो महंगा के कारण बिजनेस को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तभी बिजनेस लो में जा गया, शेयर का दाम नीचे आ गया। शेयर का दाम तभी बढ़ता है जब उसका अर्निंग पर शेयर बढ़ता है। जब ईपीएस बढ़ेगा, जब प्राइस अर्निंग रेशियो बढ़ेगा, तभी शेयर का दाम बढ़ेगा। अब ये सब क्या है? ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, या फंडामेंटल में बताएंगे। पी कैसे देखना होता है, प्राइस अर्निंग कैसे देखना होता है, ईपीएस कैसे देखना होता है, ईबीआईटी वगैरह कैसे समझना होता है। दीज आर द डिफरेंट थिंग, मैं उसके अंदर अभी नहीं जा रहा हूँ। बेसिकली इतना समझो कि बिजनेस का कोर का बात। तो मैं बोल रहा हूँ कि एशियन पेंट्स के साथ साथ क्या सभी पेंट कंपनीज को दिक्कत है? तो उसका रीजन एक कॉमन हो सकता है जो कि इकोनॉमिक रीजन। लेकिन मानो बार्जर का सिचुएशन अच्छा है, इंडिगो का सिचुएशन अच्छा है, लेकिन सिर्फ एशियन का ही सिचुएशन खराब है, तो रीजन हो सकता है कि एशियन का खुद का प्रॉब्लम है, इंटरनल मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। ऐसे विचार कर सकते हो। अगर सब में प्रॉब्लम है तो देखो क्या रीजन है। मैं तो ऑलरेडी बोला आपको क्रूड का रीजन। क्रूड महंगा होने से इनको दिक्कत होता है, क्रूड सस्ता होने से इनको अच्छा होता है। ठीक है, तो वही चीज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या करेगा, जब भी किसी का वैल्यू लोअर लेवल में रहेगा उसमें भर भर के धीरे धीरे एक्यूमुलेट करेगा, फिर एक्यूमुलेट करते करते उसमें मार्कअप सिचुएशंस आता रहता। Once the institutional investors absorb all the available stock, short term traders sees the support। माने बेसिकली जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सभी स्टॉक्स को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने लगता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स सीज दिस सपोर्ट, दिस यूजुअली कोइंसाइड विद द इंप्रूव्ड बिजनेस सेंटिमेंट। माने शेयर का दाम एकदम लोअर लेवल में है, बात को समझे सर, शेयर का दाम एकदम लोअर लेवल में, ऐसे हालत में स्मार्ट मनी एंट्री ले रहे हैं और ओवरऑल सपोर्ट जोन में भी उस पर्टिकुलर शेयर है। से फॉर एग्जांपल कोई भी एक शेयर, आप जैसे एशियन पेंट्स का ही बात हो रहा था, इसको अगर मैं डे चार्ट में लूं, इसका सपोर्ट था सर 2800 में, देखो 2840-50 के आसपास इसका सपोर्ट है, 2900 अप्रॉक्स 2900, तो सपोर्ट के भी नीचे चला गया। ठीक है, और तो सपोर्ट के नीचे अगर कोई शेयर है तो इस हालत में क्या करना चाहिए सर? या तो उसका कुछ नेगेटिव रीजन होगा पेंट बिजनेस पे, अदरवाइज यहां से रिट्रेस करने का हाई चांसेस है इसको यहां से रिट्रेस करने का बहुत हाई चांसेस है। बस हमें बस वो रीजन चाहिए। जैसे कि मैं बोला क्रूड का रेट कम होना इनके लिए अच्छा है, अगर क्रूड का रेट बढ़ जाए तो शायद ये और करेक्शन हो जाए और नीचे गिर सकता है। तो मेरा कहने का सिंपल मतलब है यहाँ पर डाउ थ्योरी के एंगल से कि जब किसी का वैल्यू बहुत खत्म हालत में होते हैं, वैसे हालत में खत्म माने एकदम लोअर लेवल, वैसे हालत में अगर कैंडल सपोर्ट लेवल में है, सपोर्ट माने उसके नीचे नहीं जा सकता, बार बार बोल रहा था सपोर्ट माने क्या, उसके नीचे और नहीं जा सकता, तो आपको सपोर्ट का भी पता लग गया और स्मार्ट मनी का भी एंट्री का पता लग गया। ऐसे हालत में आप क्या बनोगे? बायर बनोगे। और उसको देख सपोर्ट समझने के लिए कैंडल देखना होता है, आरएसआई देखना होता है, या जो भी इंडिकेटर्स होते हैं वो देखना होता है। जिनको आता है दे कैन एंजॉय, और जिसको नहीं आता है डोंट वरी, धीरे धीरे सीखोगे। तो जैसे ही इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को सपोर्ट मिल जाता है। और कोइंसाइड का मतलब क्या? सपोर्ट के साथ साथ स्मार्ट मनी का पैसा, यानी स्मार्ट मनी का एंट्री और सपोर्ट लेवल, जब ये दोनों एक साथ बिजनेस सेंटीमेंट को इंप्रूव करता है, बिजनेस सेंटीमेंट को इंप्रूव करता है, और जैसे ही बिजनेस सेंटीमेंट इंप्रूव करते हैं फिर स्टॉक प्राइस हायर रहता है, फिर इसमें बहती गंगा में आप भी थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हो। एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पर पेटीएम ले लेता हूँ, पेटीएम या ओला ले लेता हूँ, बहुत एग्जाम्पल है, एक लेने जाओ तो माथा खराब हो जाएगा। देखो ओला ज्यादा दिन नहीं हुआ सर, हार्डली 1-1.5 महीना हुआ मार्केट में लिस्टेड हुआ है, 1 से 2 महीना हो। देखो ओला जब आया था आईपीओ लेके
लगातार इसमें इन्वेस्टमेंट बना और ओला का शेयर 70 टाका में से 150 टाका तक चला गया था, 155। उसके बाद बहुत ज्यादा सेल ऑफ स्टार्ट हुआ ओला में। हाँ हाँ 25-26 तारीख को तो 60 था। हाँ सर, फिर से बढ़ा है ना, वही तो इसीलिए तो लेके आया। मैं खरीदा है 60 में खरीदा है। हाँ रिसेंटली खरीदा। इवन मैं क्लास में बोला, पूर्णिमा मेरे को कितना बार पूछा, पूर्णिमा मेरे को पूछा सर ओला कब ले सकते हैं। इवन जब ओला आया था मैं तब भी बोला था कि अगर ओला को किसी को अगर वो आईपीओ में नहीं मिल रहा है तो जब बाद में गिरेगा ले लेना, और कम से कम 5 साल के लिए होल्ड करना। कितने साल के लिए? 5 साल। ठीक है। सुजलॉन के बारे में तो कुछ खबर अभी तक मिला नहीं है मुझे। वो अचानक से भागते सर वो बात ना अचानक का नहीं है, तो उन लोग रीजन क्यों नहीं ढूंढते? ओला का शेयर क्यों गिरा था? पहला रीजन है कि जो प्रॉफिट लोग यहाँ पर किया था वो डिस्ट्रीब्यूट करके प्रॉफिट बुक करना चालू किया था। उसके बाद ओला के ऊपर गवर्नमेंट ने एक प्रॉब्लम क्रिएट किया था, क्योंकि ओला के ऊपर 2-3 केस आया था। उसका बैटरी ब्लास्ट होना, उसके कार को मेंटेन करने के बारे में काफी सारे लोगों ने केस कर दिया था कि ओला गाड़ी में प्रॉब्लम होने से मेंटेनेंस के लिए जो वारंटी देता है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है। फिर गवर्नमेंट ने किसी एक जन को, कर्नाटका का केस है या तमिलनाडु का, कि ओला का गाड़ी जो खरीदा था उसका प्रॉब्लम हुआ था तो ओला रिफंड नहीं कर रहा था। फिर कोर्ट केस किया, फिर कोर्ट ने बोला कि रिफंड भी देना है विद पेनल्टी। ये सब केस जब किसी कंपनी के ऊपर होता है ना, उसके प्रोडक्ट के ऊपर डाउट आता है। ऐसे तो ओला इंडिया का वन ऑफ द सस्ता इलेक्ट्रिक बाइक प्रोवाइड करते हैं और मोस्ट फीचर्स वाला। ठीक है, तो इसके बाद ना धीरे धीरे ओला के बिजनेस पे जैसे डाउट होने लगा ना, और इंडियन मार्केट है ना, जब किसी के बारे में थोड़ा नेगेटिव होता है ना तो काफी नेगेटिविटी भागता रहता है उस पर। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज काफी, देखो कितना वैल्यूएशंस को लो किया, देख रहे हो ना सर? देखो लो करते करते वैल्यूएशंस को एकदम 66 में लेके आया। इवन आईपीओ जब आया था 75 में आया था, उससे भी नीचे, माने सपोर्ट से भी नीचे। लेकिन उसके बाद रिसेंटली ये क्यों इस तरह का क्यों भाग गया? इस तरह का भागने के पीछे रीजन है कि एक तो दाम सस्ता चल रहा था, बहुत नीचे आया, धीरे धीरे एक्यूमुलेशन होता गया। उसके बाद ये जो रिसेंट जो आपको 2 जंप दिख रहा है ना, ओला ने नया बाइक लॉन्च किया। ओला ने नया बाइक लॉन्च किया, और वो भी ऐसा एक 40,000 के अंदर एक बाइक लॉन्च किया। 40,000 कहाँ? खोज लगाना। 40 एक बाइक लॉन्च किया 70-80 हजार के अंदर, और एक मॉडल ला रहा है सर विद इन 40,000। तुम लोग रिसर्च कर ले, अभी वो मार्केट में लॉन्च हुआ कि नहीं वो आई डोंट नो, बट 40 के अंदर एक गाड़ी है जो आगे जाके रिवोल्यूशन क्रिएट कर सकता है। इट्स काइंड ऑफ साइकिल काइंड ऑफ बाइक, वो फॉरेन में बहुत चलता है। और बैटरी के ऊपर भी एक कुछ किया है, बैटरी में भी कुछ रिवोल्यूशन लाया है। बैटरी के ऊपर भी कुछ रिवोल्यूशन लाया है, जो नॉर्मल बैटरी घर पे यूज हो सकता है उसके ऊपर भी कुछ रिवोल्यूशन है। तो सब कुछ मिला के इसके नया नया प्रोडक्ट इनोवेशंस के ऊपर बेस करके इसमें फिर से बाइंग इतना ज्यादा हुआ है, और तभी 66 से 66 में जाने के बाद वापस 98 में है। तो मैं आपको वही बोला, चेरी ऑन दी केक मिलता है। आप लोग ट्रैक करने का आदत करो, कॉपी में बना के रखो, एक्सेल सीट पे बना के रखो। इवन आप अपने फेवरेट चार्ट ब्रोकिंग फर्म के प्लेटफॉर्म के अंदर ना लिस्ट बना के रख सकते हो ट्रैक करने के लिए। और क्लास में मैं भी बोलता हूँ और आप लोगों का भी खुद का रिसर्च होता है, टीवी में भी 500 लोग बोलता है, यूट्यूब में बोलता है, सुनो सबका, करो अपना। इसको 5 साल तक होल्ड बोला होल्ड क्यों करेंगे? क्योंकि बैटरी का बाइक है ना, ये सब ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट अभी भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फ्यूचर अच्छा है। फ्यूचर में अच्छा जा सकता है, तभी इसका शेयर का दाम भी बढ़ सकता है। तब हो सकता है कि यही 60 से 65 का शेयर या 100 का शेयर 1000, 1500, 2000 में ट्रेड करे। ये लंबा रन के लिए समझ में आ रहा है? मैं आपको बस देखो डाउ के साथ साथ करंट मार्केट सिनेरियो को भी कनेक्ट करके बोल रहा हूँ कि कैसे इंस्टीट्यूशनल पैसा घुसता है। ये अच्छा, ये जो 60 का शेयर 100 में पहुंचा, क्या कि सिर्फ हम लोगों के पैसे से घुस गया? नहीं, इसको म्यूचुअल फंड का भी होल्डिंग बढ़ा है। म्यूचुअल फंड का होल्डिंग बढ़ा है। आप चाहो तो ओला इलेक्ट्रिक का शेयर देखो, उसमें देखो म्यूचुअल फंड का होल्डिंग कितना चेंज हुआ है, वो भी दिखता है। तो म्यूचुअल फंड का होल्डिंग बढ़ने से या फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा आने से शेयर का दाम बढ़ता है। बस आपको वो पता होना चाहिए,
वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कब हो सकता है। স্যার এটা একটা জায়গায় শুনেছিলাম আপনি যেটা বলছেন যে এটা মানে ওয়াচ করতে হবে যে মিউচুয়াল ফান্ডরা কোন মাসে বা কোন পিরিয়ডে কোন কোয়ার্টারে কোন শেয়ারে আর কি বেশি ইনভেস্ট করছে সেটা একটু ফলো রাখতে আর কি। অবভিয়াসলি এগুলো ফলো রাখলে আমি আপনি এখন মানে সেটা এখন কোথা থেকে সেই মেসেজ গুলো পাওয়া যাবে? হ্যালো, এক সেকেন্ড এই চাবিটা দে তো ওই দাদাটাকে বাইরে। আমি খবর কোথা থেকে পাওয়া যাবে আমি বলবো, প্রত্যেকটা শেয়ার এগুলো অ্যাকচুয়ালি ফান্ডামেন্টাল পড়াতে গেলে আমার একটু বলতে সুবিধা হয়, এগুলো আমি বলবো কি কোথা থেকে এই খবরগুলো। सर ग्रुप में ना एडमिन कर देसी वही मैसेज कर सकेगा, इतना लोग मैसेज करता है ना माथा खराब है। अरे ग्रुप में सब कोई डिस्कस करता है, तुम लोगों को दिक्कत सब क्या है? चैट खुद पड़ेगा सर, पता नहीं। पढ़ो मत, म्यूट करके रखो ना, क्या दिक्कत है? लेकिन लोग अगर बात करता है तो उनसे भी कुछ ना कुछ बाहर आता है। हाँ चिंता भी नहीं आ रही तेरे को सब अपन नहीं। ठीक है तो फिर एक काम करता हूं, मैं ग्रुप ही कैंसिल कर देता नहीं ऐसा थोड़ी। না স্যার গ্রুপ ক্যান্সেল করবেন না স্যার, মানে আপনার ইনফরমেশন পাওয়া যায়, আদার্স ইনফরমেশন পাওয়া যায়, এটা আমাদের পক্ষে অনেক বেশি বেনিফিটেড। नहीं कुछ लोग बोल रहे हैं कि ग्रुप में बहुत ज्यादा चैट होता है, तो ये যা বলছে ওটা ইগনোর করবে তাহলেই হবে। इग्नोर करो ना यार, मैं उस दिन बोला सबको कि ग्रुप बस एक नॉर्मल डिस्कशन का जगह है, इग्नोर करो ना, उसी में से अच्छा चीज भी निकल के आता है। सर ठीक है सर, सब समझ अब डेमोक्रेटिक पढ़ा के ना बात किए जाता है इसका मैसेज ज्यादा आता है। सबको एक जैसे थोड़ी होगा, कोई होता है बात ही नहीं करता, कोई होता है बहुत बात करेगा, कोई होता है देखेगा कुछ नहीं बोलेगा, सब अलग अलग टाइप के होते हैं। पैराग्राफ लिख के मैसेज करता हूं, बढ़ा कहां बोले चल ठीक है। अच्छा तुम लोगों को समझ में आया रे कि डाउ अल्टीमेटली किस पॉइंट पे बाई करने के लिए बोलते हैं? स्मार्ट मनी का एंट्री पॉइंट ढूंढना, स्टॉक का लोएस्ट पॉइंट। अब जितना भी आपको एक चीज सीक्रेट बताता हूँ, जितना भी कंपनी है उसका ना ऑल टाइम लो ढूंढो कि वो 52 वीक लो में चल रहा है या ऑल टाइम लो में चल रहा है। अब देखो कि उस शेयर्स का कुछ फंडा है कि नहीं, क्या उसमें नया बाई हो सकता है? ऐसे शेयर्स को ढूंढो, ढूंढ के देखो 1 वीक की 1 ईयरली लो ढूंढो, ठीक है, और उसके साथ देखो कि उसमें कुछ ऐसा बिजनेस है कि जिसमें इसका फ्यूचर बढ़ सकता है। एनएससी के वेबसाइट में 52 वीक लो 52 वीक हाई मिलता है, ठीक है, बीएससी के वेबसाइट में मिलता है। तुम बस देखो वहां पर 52 वीक लो में कौन कौन है, ठीक है, तुमको तो बाई करना है तो 52 वीक लो में है तो तुम बस इतना देखो कि 52 वीक लो ढूंढ के फिर उसमें शेयर्स के अंदर देखना है उसका फंडा स्ट्रांग है कि नहीं। ऐसे तो फंडामेंटल स्ट्रांग समझने के लिए आपको फंडामेंटल सच में सीखना पड़ेगा, बट अभी फिलहाल कुछ मार्केट न्यूज के बेसिस में भी आप थोड़ा बहुत फंडा क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इतना तो आपको मैं डाउ के हिसाब से बता दिया। अब डाउ ना कुछ पैटर्न्स के बारे में बोला है, डाउ बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आप डाउ को इग्नोर ना करें। डबल बॉटम डबल टॉप फॉर्मेशंस, ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप फॉर्मेशंस, रेंज फॉर्मेशंस एंड फ्लैग फॉर्मेशंस। नेक्स्ट क्लास में मैं और कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा, मैं ये सिर्फ ये बॉटम टॉप सिखाऊंगा, उसके साथ क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। अच्छा कल हम लोग ऑप्शन स्टार्ट करेंगे, वो ऑप्शंस का लास्ट क्लास होगा, कल वाला जो क्लास है जो लोग नया नया ज्वाइन किया है उनको थोड़ा दिक्कत होगा, पर ठीक है हैबिट रखो क्लास का। कल हम लोग वो लास्ट दिन एक्चुअली वो ऑप्शंस खत्म हो रहा था ना, एक स्ट्रेटेजी बाकी रहेगा पुराना लोगों का, हाँ हाँ कल वेडनेसडे है, कल वो एक स्ट्रेटेजी बाकी रह गया उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फ्राइडे ऑनवर्ड्स सारे के सारे ऑप्शंस की क्लास एकदम न्यूली होगी, ठीक है। ठीक है सर आज इतना ही। अच्छा ठीक है बाद में, एक सेकंड रुक जा, मार्केट कहाँ चला गया? हाँ यार देखो मैं बोला ना वो 400 से 450 जाने में उसका हालत खराब हो जाएगा, एकदम परफेक्ट जा रहा है, ठीक है सर। মার্কেট তাহলে को স্যার হিসাব এটা কি একটু বলে দিন, এটা কি রিটেস্ট হচ্ছে এরকম কিছু হচ্ছে কি? রিটেস্ট বলতে ও 450-500 পর্যন্ত যাওয়ার চেষ্টা করবে, যদি না পারে তাহলে ও নিচে এসে 350 রেঞ্জে আবার চলে আসবে।
টার্গেট আছে 500 পর্যন্ত টার্গেট আছে অ্যাটলিস্ট 470-80 যাওয়ার চান্স আছে 470-80 ঠিক আছে। चलो सर ठीक है बाय कल मिलते हैं ऑप्शन स्ट्रेटजी बाय सर। बाय सर बाय सर। बाय सर কালকেটা স্ক্যাডুল নেব बेटा है और क्लास ये